बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश अबीद, सिटी एट10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा, बेहतरीन हुआ होगा और बामकसद हुआ होगा। आज का दिन कुछ स्पेशल ये है कि पूरे फैसलाबाद वाले बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है। मौसम के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन मौसम पर बात करने से पहले थोड़े से ज़िंदगी के हवाले से बात कर लें और मोटिवेशन के हवाले से बात कर लें, क्योंकि ज़िंदगी में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर औक़ात लाइफ जो है वो अनप्रडिक्टेबल होती है। कभी हमारी ज़िंदगी में धूप आती है, कभी हमारी ज़िंदगी में छाँव है, और कभी ऐसा होता है कि दुख सुख जो हैं ये ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि वही शख्स कामयाब है जो अपने आप को हर मौसम के अकॉर्डिंग ढालता है, हर हालात के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि ये वो ज़िंदगी की थोड़ी थोड़ी से राज हैं जिनकी वजह से हम कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो कभी भी आप जब नाउम्मीद हों, लगे कि ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अब आपकी ज़िंदगी में ऐसा करने के लिए कुछ नहीं है, तो अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करें। मैं ये समझती हूँ कि जो सेल्फ़ मोटिवेशन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आसपास की सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन हमें उस नेगेटिविटी से लड़ना होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि आसपास के लोग हमें कहते हैं कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे या ये काम जो है थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है वो हमारी अपनी ज़ात है। तो अपने आप को जितना ज़्यादा पॉजिटिव रखा जा सकता है उतना ज़्यादा पॉजिटिव रखें, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नहीं होते तो हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन भी आता है और हम अपनी ज़िंदगी के तमाम तर काम जो हैं, तमाम तर मामला जो हैं वो उस तरह से सरअंजाम नहीं दे पाते हैं। तो ये ज़िंदगी में छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें हमें ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अक्सर औक़ात इस ज़िंदगी में जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं या जो हम ज़िंदगी में भूल जाते हैं वो ये है कि हमारे जो अपने हैं उन्हें वक्त देना। आजकल सोशल मीडिया की दुनिया है, हम देखते हैं कि बच्चे हैं, बड़े हैं, हर कोई अपने फ़ोन में लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो ज़िंदगी है वो फ़ोन के इर्द गिर्द ही घूम के रह गई है, जिसकी वजह से हमारे माँ बाप को हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो बस अपनी ज़िंदगी में ये अहद करें कि अपने आप को, अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम दें और ज़िंदगी में स्किल सीखें। जितना ज़्यादा हम टाइम देखते हैं कि हम यूज़फुल बना सकते हैं उतना ज़्यादा बनाएं। आजकल हम इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया से जितने ऐप्स हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये ऐप ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी जो है इन रील्स के इर्द गिर्द मत करें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाएं। और सबसे ज़्यादा जो बात मैं करना चाहूँगी वो है पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने बच्चों को समझाने में, अपने बच्चों के अंदर का टैलेंट पहचानने में। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पेरेंट्स अब उस तरह से अपना रोल नहीं प्ले कर रहे। तो यहाँ पर अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं उस तरह से ड्यूटी ले लेते हैं या अपने आप को उस तरह से इम्पॉर्टेंस दें और अपने बच्चों को भी इम्पॉर्टेंस दें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपने रिश्तों के साथ गुजारें, क्योंकि रिश्ते जो हैं ये नहीं आते, ज़िंदगी जो है वो बड़ी जल्दी गुजर जाती है। पता ही नहीं चलता कि कब ज़िंदगी जो है वो किस मोड़ पर आकर खड़ी है। और हम अक्सर औक़ात कहते हैं कि यार पता ही नहीं चला दिन कितनी जल्दी से गुजर गए या जो ज़िंदगी है वो कितनी जल्दी से गुजर गई। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। तो अपने आप पे यकीन रखें, अपनी हार से भी सीखें, क्योंकि हारना जो है वो फेलियर नहीं होती, बार बार गिरना जो है वो फेलियर नहीं होती। जो फेलियर ये होती है कि आप मान जाएं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। आप जितने ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप पे यकीन रखेंगे, यकीनन आप जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का यही असूल है, हार के बाद जो है वो जीत आती है। तो अपनी गलतियों से सीखें और गलतियों से सीखने के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखें। हो सकता है कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन आसपास हो और आप देखें कि सराउंडिंग में मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, खुशगवार बनाने के लिए। तो खुशगवार के हवाले से याद आया, चलो वेदर की तरफ चलते हैं कि देखते हैं कि फैसलाबाद का आज वेदर कैसा है। तो चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। पूरे फैसलाबाद को इंतज़ार था कि बारिश हो और बारिश से मौसम जो है खुशगवार हो। और अक्सर औक़ात हम देखते थे कि फैसलाबाद में बादल तो आ रहे हैं लेकिन बारिश उस तरह से नहीं हो रही। तो फाइनली इंतज़ार जो है ख़त्म हुआ। फैसलाबाद में सुबह से ही बारिश का आगाज़ हो चुका है। वक्फे वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। और यकीनन हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि मौसम की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। हम देखते थे कि टेम्परेचर जो है वो 45 सेंटीग्रेड पे पहुंच गया है, कभी 40 सेंटीग्रेड पे पहुंच गया है। तो ऐसे में गर्मी जो है वो वाकई ही परेशानी का सबब बन रही थी। बहुत सारे ज़रूरी औकात थे, काम थे, हम उस तरह से नहीं निपटा पा रहे थे क्योंकि जो गर्मी है वो हर्डल कर रही थी। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 31 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर 26 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। टेम्परेचर से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फैसलाबाद का जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है और ये जो वेदर है इसका इंतज़ार ना सिर्फ इंसानों को था बल्कि यकीनन जो हमारे दरख्त थे, चरिंद परिंद थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी से मुरझाए हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये बारिश का जो असर है वो लाजमी हमारी सराउंडिंग पे भी हुआ होगा और सराउंडिंग भी खुशगवार हो गई होगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑफिस में अभी काम में बिजी होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो घर में इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। एक गरम गरम चाय का कप बनाएं, बालकनी में जाएं और इस मौसम को अच्छे से एंजॉय करें क्योंकि ये मौसम का इंतज़ार हमें बड़ी देर से था और बड़े दिनों से हम ये इंतज़ार कर रहे थे। और जिस तरह से पिछले दिनों की सूरत हाल रही है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन रही है, काफ़ी ज़्यादा मुतासिर रही है। शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे थे और टेम्परेचर तो जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो ऐसे में मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बारिश के हवाले से बात करें तो यकीनन बारिश में कुछ एहतियाती तदाबीरें फ़ॉलो करनी होती हैं क्योंकि बारिश में हम देखते हैं कि जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिक पोल हैं वहाँ पर जाने से गुरेज़ किया जाए क्योंकि हमने माजी में भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे हैं कि जैसे करंट लगने के वाक़यात सामने आए हैं। तो ऐसे में आप ये कोशिश करें कि उस जगह मत जाएँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी हो सकते हैं फैसलाबाद में जहाँ पर मैन होल हों, तो वहाँ पर भी जाने से गुरेज करें। और बारिश में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती है वो होती है ट्रैफिक की रवानी। ट्रैफिक की रवानी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो जाती है और ज़ाहिर सी बात है हर किसी ने घर जाना होता है और हर किसी को जल्दी होती है कि हमें ऑफिस पहुंचना है या क्या। तो ऐसे में रैश ड्राइविंग के वाक़यात भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ से ग्रेज़ करें, बारिश को एंजॉय करें लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपने लाजमी करनी है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, मौसम को भी इंजॉय करें। और मौसम को इंजॉय करना ज़ाहिर सी बात है इंसान इस चीज़ का काफ़ी अर्से से इंतज़ार कर रहा था। अब बारिश हुई है, बारिश के साथ एक अहम बड़ा मसला हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस तरह से बेहतर नहीं है। ऑफिस जाते हुए हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शहरियों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त लेट भी ऑफिस पहुंचे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात हो रही है। फैसलाबाद में रोड्स की क्या सूरत हाल है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस पर बात करने से पहले हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुल रहमान आप? अल्लाह का शुक्र, मौसम बेहतर हुआ है। तो अब्दुल रहमान ये वो मौसम है जिसका हम बड़ा इंतजार कर रहे थे। हम टेम्परेचर के जैसे हवाले से मैं बात कर रही थी कि 45 46 पहुंच गया था और फैसलाबादी और सोशल मीडिया पे मैं रील देख रही थी, कहते थे पता नहीं फैसलाबाद में बादल कहाँ से आते हैं और बरस के नहीं जाते हैं। तो अब बताएं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या सूरत हाल है बाहर? मैं वैसे देखिए बारिश तो रात से हो रही है, मुझे लगता है कि सभी की दुआएं कबूल हो गई हैं। तो बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। अब लोगों को रियलाइज हो रहा है दफ्तर जाते वक्त कि अब कैसे दफ्तर बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि रात मुझे मैं जब देखा 3-4 बजे तो तब से बारिश हो रही है। तो उस टाइम तो बड़ी गर्ज चमक के साथ बारिश हुई थी। उसके बाद अभी जो है वो जिसको हम कह लें कि बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है या रिमझिम कह लें या जो भी कह लें, बहरहाल उससे मौसम एकदम बेहतर हुआ है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये अक्टूबर नवंबर का मौसम है ना। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो आपका सवाल है या रोड्स के हवाले से है, तो ये हमारी बदकिस्मती है फैसलाबादियों की कि यहाँ पर सीवरेज का मसला माजी में कभी भी इस तरह से जो है वो हाईलाइट नहीं हुआ। तो उसका नतीजा ये है कि ज़रा सी भी बारिश हो तो पानी खड़ा हो जाता है। और ये तो अच्छी खासी बारिश है, मुझे लग रहा है कि शायद ये कोई 35, 40, 50 मिलीमीटर से भी शायद ज़्यादा की हो। तो पानी तो खड़ा है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से जो 11 अरब रुपया दिया गया है तो वो काम भी चल रहा है, इस बजट में मुकम्मल हो जाएगा। ताहम जो अभी लोगों के लिए सरे दस्त सबसे बड़ा मसला वो सड़कों पे पानी का है। जैसे आपने निशानदही की कि बरसात में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो नमी होती है ना, फ़ज़ा में भी होती है, हर चीज़ में होती है। आप देखेंगे ये जो बिस्कुट होते हैं, बेकरी आइटम्स होती हैं, इनमें भी नमी आ जाती है, टॉफ़ियों में आ जाती है। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी वायर्स में भी नमी आ जाती है, स्विच बोर्ड्स में नमी आ जाती है। तो वो अगर आप गीले हाथों से छूते हैं
तो थोड़ी करंट लगने का खदशा होता है। रूटीन में गर्मी सर्दी में इतना नहीं होता, लेकिन ये बरसात के दिनों में कि जब नमी हर जगह छाई हुई है, फिजा में भी है, तो उसमें वो खतरा बढ़ जाता है। लोहे की तार से छूते हैं या रॉड से छूते हैं तो उस सूरत में जो है वो आपका जानी माली नुकसान हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो ये एहतियात करें। ये जो 2 महीने हैं ना, जून जुलाई अगस्त के, जून तो गुजर गया, जुलाई अगस्त के, इसमें बड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। पूरा साल 10 महीने वो एहतियात नहीं चाहिए जो इन 10 महीनों में चाहिए कि आपने देखना है कि रोड पर अगर पानी खड़ा है तो जो सीवरेज है कहीं वो तो नहीं ऊपर हुआ, कहीं आप उसमें ना गिर जाएं। जो रोड पे पुल लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं वापडा के, उनके करीब से नहीं गुजरना। इवन के जो पीटीसीएल के या दूसरे खंबे भी लगे हुए हैं, वायर्स उन पे भी लटकी होती हैं, तो इन महीनों में उन पे भी खदशात होते हैं कि कहीं उनमें भी अर्थ ना आ जाए। तो ये खंभों से तारों से दूर रहना है, बच्चों को दूर रखना है। बच्चे क्योंकि नादान होते हैं, उनको उस तरह से समझ नहीं होती, तो बिजली के स्विच से उन्हें दूर रखना है, उन्हें बताना कि ये खतरे की बात है। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर बरसात के लिए ज़रूरी है। फिर वो जो कच्ची छतें हैं या जो ख़तरनाक बिल्डिंग्स हैं डिक्लेयर की हुई MCF ने या मुख्तलिफ जो मुकामी हुकूमतों ने या बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स में, तो रूटीन में शायद उतना ख़तरा ना हो जितना आजकल में है। तो आजकल में उनकी छत के नीचे पनाह नहीं लेनी, चाहे बारिश हो रही है, जो भी हो रहा है। ऐसी बिल्डिंग जो आपको लगता है कि गिर सकती है, उसकी छत के नीचे कभी भी नहीं रुकना, चाहे जितना भी ज़रूरी काम हो। इसी तरह घरों में जो कच्ची छतें हैं या जो छतें टपक रही हैं, उनमें अवॉइड करना है या ऊपर पानी खड़े नहीं होने देना, क्योंकि जब पानी टपक रहा होता है तो इसका मतलब है कि पानी उसकी बुनियादों में या लेंटर्स में भी जा रहा होता है। तो उसकी वजह से उसकी छत गिरने का या दीवार गिरने का खदशा हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा बारिशों में कोई ना कोई छत गिर जाती है, तो उसकी यही वजह होती है कि उसके ऊपर पानी खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो टपकना शुरू हो जाता है। यूँ उसकी सारी छत में, सारी बुनियादों में पानी चला जाता है। तो ऐसी तमाम छतें, उन पे पानी खड़ा ना होने दिया जाए ना, ये एहतियातें की जाएँ ताकि जो है वो कच्चे घर या ऐसे ख़तरनाक बिल्डिंग्स हैं उनमें बचना मुमकिन हो। फिर इसी सूरत में जो दूसरी एहतियातें होती हैं बिजली के हवाले से, ये पानी के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, क्योंकि देखिए ये मानसून शुरू है, तो अब बारिशें टका के होंगी। इतनी बारिशें शायद सारा साल में नहीं होती जितनी ये 2 महीनों में हो जाती हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर 300 मिलीमीटर सालाना बारिश होती है फैसलाबाद में, तो 200 मिलीमीटर के करीब इसी 2 महीनों में हो जाती है, बाकी 100 साल में होनी है। तो इन बारिशों की वजह से फिर पानी भी खड़ा होता है। इन बारिशों की वजह से घर भी गिरते हैं जो कमज़ोर होते हैं या जिनकी छत पे पानी खड़ा हो जाता है, तो वो किसी की छत पे भी हो सकता है। छत पे पानी खड़ा होना जो है वो ख़तरनाक होता है। इसी तरह से जो गड्ढे पड़ जाते हैं ज़मीन में सीवरेज की वजह से या किसी भी वजह से, देखिए सरकार बाद में एक्शन लेगी, जान कीमती है, वो आपने खुद बचानी है। सरकार तो बाद में आ जाएगी, एक्शन भी हो जाएगा, फलान अमकान एक आध अहदेदार भी मुअत्तल हो जाएगा, लेकिन जो इंसानी जान है वो वापस नहीं आएगी। वो एहतियात हमने खुद ही करनी है। अपने जो जानने वाले ये जो भी लोग सुन रहे हैं, तो उनकी जान कीमती है, उनसे ज़्यादा किसी को भी इसकी फ़िक्र नहीं हो सकती और ना ही किसी ने इतनी फ़िक्र करनी है। तो ये आपको खुद ही ये सारा कुछ मैनेज करना पड़ना है ताकि आप माली नुकसान से भी बचे रहें, जानी नुकसान से भी बचे रहें। फिर जो ये लाल पंप होते हैं जिनके बोर वगैरह किए होते हैं, तो उनमें भी तेज़ बारिश होती है, क्योंकि फिर हर जगह पानी खड़ा हो जाता है। फुहारे जो होते हैं वो उनमें भी कोई जो है वो छत से जो पानी की निकासी है वो कहीं ना कहीं लाल पंप में भी जानी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर भी अक्सर औकात बोर का मसला हो जाता है कि बोर में पानी चला जाता है। तो वहाँ पर भी कई दफ़ा ये देखा गया है कि कोई ना कोई गिरने का भी चांस होता है। तो अगर कहीं कोई बोर में पानी जाता है तो उसको भी डांप देना चाहिए ताकि कोई बच्चा बड़ा उतर ना जाए। तो ये सारी जो एहतियाती तदाबीर है ये आम घरों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी डिपार्टमेंट वाइज है। बिल्कुल इसी तरह से एहतियाती तदाबीरें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हम अक्सर औकात देखते हैं कि हम मौसम तो एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी की परवाह करना भूल जाते हैं। तो आप बारिश को लाजमी एंजॉय करें, लेकिन साथ ही साथ छोटी छोटी सी एहतियाती तदाबीरें उन्हें लाजमी फॉलो करें। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। जून इख्तिताम पजीर है और जून के जो लास्ट है ये प्री मानसून सीज़न का आगाज़ हो रहा होता है। और हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद शहर में कहीं वक्फे वक्फे से तेज़ और कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके हवाले से हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि बहुत सी आम शाहराहों पे पानी खड़ा है, ऐसे में वासा की कारकर्दगी के हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं यहाँ पर तारुफ करवाना चाहती हूँ, हमें सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर विकास अहमद बेग ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच विकास बेग फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। विकास, एक तो बारिश के हवाले से यकीनन हम सब लोगों को बहुत इंतजार था, बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ सवाल अब ये है कि वास्ता की तैयारियां कहाँ पर हैं, क्योंकि रोड की सूरत हाल आपने भी देखी होगी ऑफिस आते हुए, मैं भी वहाँ से गुजर के आई हूँ, तो आखिर वास्ता की तैयारियां क्या हैं? देखिए मैं भी सबसे पहले मैं एक आम और मशहूर फहम बात जो है वो बताऊं कि लोग जब बारिश नहीं हो रही होती तो लोग नमाजें पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं कि बारिश हो जाए। अच्छा, जब बारिश होना शुरू होती है तो फिर ये कहा जाता है कि वासा वाले सजदे में गिर जाते हैं कि बारिश कम हो। ये सूरत हाल फैसलाबाद की जो है ये गुज़िश्ता कई सालों से है, कई दहाइयों से है। इसमें अगर बात कर ली जाए तो आज अभी तक जो होने वाली बारिश है ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में 94 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। अब 94 मिलीमीटर बारिश का हो जाना इटसेल्फ जो है वो वासा के लिए एक बड़ा मसला है, चूंकि हमारा टोटल सिस्टम जो है वो 35 मिलीमीटर बारिश को कैरी करने के लिए बनाया गया था। अपग्रेड उसमें हुआ नहीं। बारिश के बाद जो है सबसे पहले तो काम ये किया जाता है कि बारिश शुरू होते ही फैसलाबाद के 43 जो डिस्पोजल स्टेशन है उन्हें बंद कर दिया जाता है ताकि पानी जो है वो ग्रेविटी के साथ वो उसका बहाव जारी रहे। बारिश रुकने के बाद डिस्पोजल चलाए जाते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद की कोई शाहरा ऐसी नहीं है जहां आपको तालाब दिखाई नहीं देता। बातें की जाती हैं कि शहरों को जो है वो वीनस से मिलाया जाएगा, तो वीनस में शायद ज़्यादा नदियां हैं, ज़्यादा पानी है, तो इसलिए फैसलाबाद भी बारिश के बाद वैसा ही लगता है। हम किसी एक चौराहे की बात कर लें कि वो खुश्क हो तो ये कहना गलत होगा, चूँकि शहर भर इस वक्त जो है वो पानी में डूबा हुआ है। खा उसमें मिल्लत चौक की बात कर लें, खा हम उसमें सरगोदा रोड की बात कर लें, केनाल रोड की बात कर लें, समुद्री रोड की बात कर लें, सत्याना रोड है, जड़ावाला रोड है, ये तमाम वो रोड हैं जहां हर शाहराह पर आपको पानी दिखाई देता है। इवन बारिश थम जाने की कुछ 4 घंटे बाद जो है वासा अपनी निकासी में कुछ हद तक कामयाब होता है, लेकिन अभी चूंकि मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बारिश जारी है तो ऐसे में पानी की निकासी जो है वो एक मुश्किल अमल है। पूरा फैसलाबाद अगर बात करी जाए, चाहे वो शहर के मेन पॉइंट्स हो, बल्कि मैं समझता हूँ कि मेन अहम चौराहे जो हैं वो ज़्यादा पानी में डूबे हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास 19 स्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं जहां पर पानी जो है वो 8 से 9 घंटे तक खड़ा रहता है बारिश के बाद। और ये 19 स्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो हैं ये गुज़िश्ता 9 साल से 19 के 19 ही हैं, कभी इनको सही करने की कोशिश नहीं की गई। जिनमें अगर ख़ास तौर पर सबसे मसाइल वाला इलाका बात कर ली जाए तो जनरल अस्पताल समनाबाद है जिसके सामने पानी भर जाता है। फिर उसके बाद समुद्री रोड है, झंग रोड का इलाका सैफाबाद पहले से मसाइल ज़्यादा है, वहाँ पानी भर जाता है। इकबाल स्टेडियम, रियाज शाह चौक, निशाताबाद पुल, मतलब अभी इस वक्त आप निशाताबाद पुल चढ़ रहे हो ना तो पुल चढ़ने के 4-5 फीट बाद भी आपको ऐसे लगता है जैसे आप अपनी ज़मीन में हैं और पानी बारिश का मौजूद है। ये दोनों एतराफ़ की बात कर रहा हूँ, चाहे निशाताबाद पुल जो है निशाताबाद की साइड हो या शुगर मोड़ की साइड हो, पानी भरा पड़ा है। शेखपुरा रोड है। सबसे बड़ी वजह जो है, जो पिछले 3 महीने से प्रैक्टिस चल रही थी कि डिसल्टिंग की जानी है, प्री मूनसून तैयारियां हैं, प्री मूनसून डिसल्टिंग है, वो सारी डिसल्टिंग का पोल जो है वो आज सुबह से होने वाली बारिश ने खोल दिया है। कोई नाला जो है उसमें ग्रेविटी से पानी नहीं जा रहा, छोटी से छोटी ड्रेनेज लाइन जो है वो बंद पड़ी है। नो डाउट के सिस्टम से ज़्यादा लोड मौजूद है, लेकिन सिस्टम से ज़्यादा लोड की मौजूदगी में ही मसाइल हल करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं प्री मानसून पे। डिसल्टिंग जो है वो आउटसोर्स कर दी जाती है कि वासा के मुलाजमीन कम है तो प्राइवेट अफराद से करवा दी जाए। इसके बावजूद पूरा शहर जो है वो पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। इकबाल स्टेडियम की बात कर लें, शहर का सबसे मेन पॉइंट है। कमिश्नर ऑफिस को जाने वाले जितने रास्ते हैं आपको कोई एक रास्ता खुश्क नहीं मिलेगा, तमाम रास्तों के ऊपर जो है वो पानी मौजूद है। कमिश्नर ऑफिस की बैक साइड का गुराया रोड है, PHA ऑफिस के सामने का रोड है, बागे जना का रोड है। ये वो तमाम इलाके हैं जो शहर का मेन बस गिना जाता है। इसके अलावा गुजर बस्ती की बात कर ली जाए, इसके अलावा अगर हम बात कर लें कौसराबाद की, इसके अलावा हमारे यहाँ पांच पीर का इलाका है जो कच्ची आबादियाँ कहलाती हैं, ये पानी से भरी पड़ी हैं। वासा ने दावे किए थे, वादे किए थे कि जी प्री मानसून डिसल्टिंग मुकम्मल हो चुकी है, मशीनरी रेडी है, डिवाटरिंग सेट रेडी है। इसके बावजूद सारा शहर देख रहा है कि शहर में कहीं पर भी काम दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है कि बारिश चूंकि हल्की हल्की चल रही है, जब तक बारिश रुक नहीं जाती वासा एहलकार काम नहीं करेंगे, मशीनरी को नहीं चलाया जा सकता, चूंकि डिवाटरिंग सेट आपके खुद बारिश में पड़े हैं। बारिश रुकेगी
डिवाटरिंग सेट चलाए जाएंगे, पानी जो है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। सिस्टम हमारा अभी तक अपग्रेड नहीं हो सका, बल्कि जिन इलाकों में अपग्रेड होना था, आप सैफाबाद का इलाका झांग रोड की अगर बात कर लें तो वहाँ पे बजाय ये कि सिस्टम पहले बेहतर कर लिया जाता, अभी मुख्तलिफ गलियाँ जो है वहाँ पर सीवर लाइनें बिछाने के लिए खुदाई पड़ी है। अब जहाँ खुदाई है उसके अंदर तो सीवरेज सिस्टम ही मौजूद नहीं है फिल वक्त, तो वो पानी से भर चुका है। झांग रोड भरा हुआ है, रहमान पार्क है, शकील पार्क है, डी टाइप का इलाका है, इलामा इकबाल कॉलोनी है। गर्ज के शहर के किसी कोने की आप बात कर लेंगे तो जहाँ जहाँ बारिश हुई है पानी मौजूद है। अब मैक्सिमम 94 मिलीमीटर बारिश है और मिनिमम 51 मिलीमीटर बारिश है गुलिस्तान कॉलोनी के एरिया के अंदर। अब मदीना टाउन सेक्टर अलग है, इलामा इकबाल कॉलोनी में बारिश जो है वो 62 मिलीमीटर क्रॉस कर चुकी है। अभी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, अभी ये चलना है। पीडीएमए के मुताबिक ये जो स्पेल है पहला मानसून का, ये 1 जुलाई तक चलेगा। अब अगर 1 जुलाई तक रोजाना यही सूरत हाल रहेगी तो जाहिर सी बात है जो शहरी रहमत का इंतजार कर रहे थे कि अबरे रहमत बरसे, गर्मी का जोर टूटे, वो फिर परेशान हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से, और यकीनन आज पे बहुत ज्यादा लोग परेशान हुए हैं, ऑफिस पहुंचने में बहुत सारे लोगों को ताखीर हुई है। तो ऐसे में वासा की जो तैयारियां हैं वो उस तरह से हमें नहीं दिखाई दे रही जिस तरह से दावे किए जा रहे थे। तो अब्दुर्रहमान, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, शहरियों के क्या रद्द अमल है? जाहिर सी बात है बारिश का इंतजार कर रहे थे, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उसके साथ साथ आपने यकीनन शहरियों से गुफ्तगू की होगी, क्या फीडबैक है? ये जो विकास साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि शहरी बारिश का वेट करते हैं और वासा वाले कहते हैं कि ना हो, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर अब वासा की जो पोल खुल गया है कि यहाँ पर उन्होंने कितनी तैयारी की है। और बरसात के दिनों में जबकि सबको अंदाज़ा था कि बारिशें पहले से ज़्यादा होने वाली हैं, तो अब खुदाई करके छोड़ दी है लाइनें, तो ये ज़्यादा मसला बनेगा। वहाँ पर तो जो गुजरने वाले लोग हैं उनको उनके गिरने के भी जो है वो चांसेस बढ़ गए हैं। तो ये वासा की बहरहाल बड़ी नाअहली है कि इतने सालों से, फिर इसमें गवर्नमेंट ने अच्छा खासा बजट भी अब दिया है, कोई 11 अरब रुपये लगने जा रहे हैं। ताहम मुझे लग रहा है कि वहाँ पर भी कोई ना कोई मसला बना है या काम सुस्त है कि अभी तक जो है वो इतने महीनों में कोई ख़ास काम दिखाई भी नहीं दिया। और उसके बाद जो बारिशों की तैयारी हर बार की जाती है, मीटिंग्स की जाती हैं कि यहाँ पर हमने जो है वो मानसून से पहले अपना काम मुकम्मल कर लेना है, तो वो ना तो ड्रेनेज की उस तरह से सफाई होती है, ये तय ही नहीं कर पाते कि यहाँ पर जो सफाई है नालों की वो कॉरपोरेशन करेगी, वो महकमा नहार करेगा, वो वासा करेगा। हर साल हमें ये लड़ाई देखने में आती है, जो ही मीटिंग्स होती है ये लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद अब बारिशें शुरू हो गई हैं, तो अब किसी न किसी के सर पे जो है वो बला टाल दी जाएगी कि ये अब ये कर ले, तो उसके बाद जो है वो वही रूटीन का काम होगा कि बारिशी पानी खड़ा है, अगर कोई बड़ा महान ओहदेदार एक्शन लेगा तो वो पानी उधर से निकाल दिया जाएगा, वरना वो जनरल अस्पताल है या इकबाल स्टेडियम है या कोई भी इलाका है वहाँ पर ऐसे ही पानी खड़ा रहेगा और धूप निकलेगी, पानी खुश्क हो जाएगा या वो सीवरेज का हिस्सा बन जाएगा। कई बार ये बातें हुई हैं कि इस पानी को, जो कि बारिशी पानी बड़ा कीमती पानी भी होता है, इसको पार्कों में निकासी भी कर देनी चाहिए ताकि ज़मीन दोबारा से रिचार्ज हो जाए। कोई ना कोई ऐसा तरीका बनाना चाहिए, कोई पोंड्स बनाने की जानब वासा को जाना चाहिए कि शहर में मुख्तलिफ पोंड्स हों ताकि उनकी मदद से ज़मीनी पानी रिचार्ज हो जाए। क्योंकि देखें हर साल जब आप कोई भी बोर करवाते हैं तो ज़मीनी पानी मुसलसल नीचे जा रहा होता है, तो उसको बाकी ममालिक ऐसे बचाते हैं कि उसमें शहर के इर्द गिर्द या शहर के अहम मकामात पे पोंड्स बनाए होते हैं कि वहाँ पर बारिशी पानी भी आता है। और बाज़ औक़ात अगर बारिशें नहीं हो तो नहरी पानी के ज़रिए वो ज़मीन रिचार्ज की जाती है, जिसका मकसद यही होता है कि ज़मीन का पानी हमवार रहे। ताहम जो हमारे यहाँ ये कंस्ट्रक्शन का सैलाब उमड़ा पड़ा है कि प्लाजे बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, पक्की रोड्स बनाई जा रही है, तो उसमें ये बारिशी पानी वो भी वासा की जीनत बनता जाता है या वो धूप में खुश्क होगा, यानी कि लोगों के लिए जो अज़ियत है वो बढ़ेगी और जो फ़ायदा होना है या इस पानी का फ़ायदा लिया जा सकता है उसकी जानब कोई भी महकमा अपनी तवज्जो नहीं देता, ना पंजाब गवर्नमेंट की तवज्जो होती है। महज इन 2 महीनों में जो डिपार्टमेंट्स मुतलका होते हैं वो दुआएं करते हैं, दुआएं कर कर गुजारते हैं, या कहीं पर कोई कंप्लेंट्स आ जाए तो उसको रिजॉल्व करते हैं। रूटीन में जैसे काम होना चाहिए होता है वो नहीं होता, तवज्जो नहीं दी जाती। सिर्फ ये 2 महीने वासा पे जो है वो भारी पड़ते हैं, बाकी तो रूटीन में फैसलाबाद में एरिड जोन है तो इसमें बारिशें कुदरती तौर पे कम होती हैं। सर्दियों में बड़ी कम बारिशें होती हैं, फिर सर्दियों में पानी की निकासी उस तरह से लोगों की नहीं होती ना। अब मसला ये बनता है कि अब लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर दफातर जाने से पहले अगर नहाते हैं, कपड़े धोते हैं वीकेंड पे, वो पानी अच्छा खासा पानी जो है वो रूटीन में ओवरफ्लो करता होता है। तो फिर जब बारिश आती है तो उस पानी की निकासी नहीं बन पाती। लेकिन इस गर्मी के अलावा जब रूटीन के मौसम में या सर्दी में बारिश होती है
तो वो क्योंकि पानी उस तरह से यूज़ नहीं होता, ओवरफ्लो फिर वो सीवरेज नहीं करता। तो ये हर साल हमने देखा है कि इन 2 महीनों में मानसून जब भी आता है तो वासा की जो तैयारियां हैं, या इवन कि मैं कहूँगा कि ज़िला इंतज़ामिया की जो तैयारियां हैं, क्योंकि बेसिकली तो रिस्पॉन्सिबल तो डिप्टी कमिश्नर ही होते हैं ना कि तमाम मामला को, तमाम महकमों को बेहतर अंदाज में डील करना है। तो वो ये फैसलाबाद के शहरी इन 2 महीनों में जब भी बारिश होती है तो वो बारिश बराने रहमत होती है, मौसम बेहतर होता है। ताहम जो उनका सीवरेज का मसला है या उनके जो दीगर दूसरे मसले हैं, जिसकी मैंने पहले भी निशानदेही की थी कि बिजली के जो खंभे लगे हुए हैं उनमें करंट आ जाता है पानी खड़ा होने की वजह से, या जो कहीं पर जो मैन होल खुले हुए हैं और पानी खड़ा है तो उधर कोई ना कोई बेचारा साइकिल सवार गिर जाता है। फिर कारपोरेशन की नाअहली की वजह से बहुत सारे जो यहाँ पर ड्रेनेज या जो खाले बने होते हैं जिन पे ब्रिज वगैरह नहीं बनाए होते या जिनको पक्का तमीर नहीं किया होता, तो वहाँ पर कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। तो ये महकमों की नाअहली है जिनकी वजह से आम शहरियों को बर्दाश्त करना पड़ता, आम शहरियों को सफ़र करना पड़ता और आम शहरियों की मुश्किलात बिल्कुल इसी तरह से मुश्किलात बढ़ जाती हैं। और यकीनन अब्र रहमत का इंतज़ार फैसलाबाद कब से कर रहा था, और अब जब बारिश हुई है तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से और सीवरेज का निज़ाम बेहतर ना होने की वजह से शहर के इलाके जो हैं शहर के वो पानी में डूब गए हैं। इस पर फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। CTR 10 में खुशामदीद। प्री मानसून सीज़न का आगाज़ हो गया है। फैसलाबाद में वक्फे से बारिश जारी है। शहरी तो इस चीज़ को एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है, क्योंकि फैसलाबाद की कई अहम शराहें जो हैं वो पानी में डूब गई हैं, और ऐसे में वास्ता की तैयारियाँ जो हैं उस पर सवालिया निशान कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर बारिश है, शहर में पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ गया है, तो मैं समझती हूँ कि वाटर रिजर्वायर शहर में लाजमी होने चाहिए। तो विकास बेग, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फैसलाबाद में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मौजूद है कि यहाँ पर वाटर रिजर्वायर हो, ताकि बारिश का जो पानी है उसे हम यूटिलाइज़ कर सकें, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियाँ एक बड़ा चैलेंज है। पानी की जो कमी है ये भी दिन ब दिन ये मसला भी हमें देखने में आ रहा है। देखिए, इस पे नविश बातें जो है वो कई सालों से हो रही हैं। इवन लाहौर में जब कुछ 4-5 साल पहले तजर्बा किया गया और वो तजर्बा कामयाब भी रहा कि स्टॉर्म वाटर स्टोरेज टैंक जो है वो बनाए गए मुख्तलिफ जगह पे जहाँ बारिशी पानी स्टोर किया जा सकता था। उसकी बाद में ज़रूरत के मुताबिक निकासी या इस्तेमाल किया जा सकता था, या करीबी नहरों में उसको शामिल किया जा सकता था। ये कुदरत की तरफ से तोहफा होता है कि पानी जो है बरानी रहमत इसलिए कहा जाता है कि पानी बरसता है, आपकी ज़मीन रिचार्ज होने के असबाब पैदा होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद में ऐसा नहीं है। फैसलाबाद में स्टॉर्म वाटर स्टोरेज के हवाले से टैंकों की बात हुई, लेकिन अभी तक कोई बन नहीं पाया। इकबाल स्टेडियम में एक लाइन बिछाई गई सिर्फ इसलिए कि इकबाल स्टेडियम की हदूद जो है वो ज़रा खुश्क रहे, उस पर भी अभी उसकी एक्टिविटी जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकी, चूँकि 4 दिन पहले शायद काम मुकम्मल हुआ। अच्छा, इसके अलावा 2019 की अगर बात कर ली जाए तो 2019 में सूसा रोड के दरमियान में जो सेंट्रल मीडियंस है, ठीक है, सेंट्रल मीडियम पे बाकायदा बोर किए गए थे मुख्तलिफ मुकामात पर 5 कि बारिशी पानी जो है वो इन बोर्स के जरिए से, जिस तरह आप बोर करके मोटर से पंप से पानी निकालते हैं, इस तरह बारिशी पानी वापस जाए ज़मीन के अंदर, ताकि ये ज़मीन रिचार्ज हो सके, ज़मीन के अंदरून जो है वो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह वो इस काबिल रह सके कि शहरी उसको इस्तेमाल करें। लेकिन वो भी बंद पड़े हैं। 2019 में बनाए गए थे, 2021 में वो बंद हो गए, किसी की तवज्जो उस जानिब नहीं दी गई। अब शहर भर में, जिस तरह अब्दुर्रहमान साहब बात कर रहे थे कि हर वो जगह जो है वो PCC कर दी गई है जहाँ से ज़मीन रिचार्ज हो सकती थी। ये एक फ़ायदा था वासा के लिए माजी के अंदर कि जब पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता था तो 1-2 दिन में कोई 30% पानी जो है वो ज़मीन में रिचार्ज हो जाता था। इसलिए इन्हें सीवरेज के या निकासी आपके जो इक़दामात हैं वो कम करने पड़ते थे। अब पूरा शहर जो है वो कंक्रीट हो चुका है। जो चंद एक पार्क हैं, अगर पार्कों के अंदर बारिशी पानी भरता है तो PHA अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए वो पानी निकाल के बाहर फेंक देता है ताकि पार्क खुश्क रहे। तो ना तो ज़मीन रिचार्ज हो पा रही है और ना ही वासा की वो सैकड़ों मीटिंग्स काम आई हैं जो गुज़िश्ता 2 माह के अंदर की गई, चाहे वो डिसल्टिंग के हवाले से हो, चाहे वो मानसून की तैयारियों के हवाले से हो। 11.5 अरब रुपये का बजट जो है वो दिया गया गुज़िश्ता साल जो है। कमिश्नर ने उस पर कोशिश की, डिप्टी कमिश्नर ने उस पर कोशिश की कि फैसलाबाद को फंड्स मिले। अब वो 11.5 अरब के जो फंड्स थे वो वासा के पास अगर आते हैं तो शायद वासा काम कर पाता, लेकिन अब वासा के पास एक ऑप्शन है कि वो तमाम तर मुद्दा जो है वो फंड्स की अदम फराहमी पे डाल दें कि ये फंड्स नहीं मिले और काम नहीं हो सका। शहर के मुतअद्दिद इलाके, 1-2 नहीं, मुतअद्दिद गलियां जो हैं उनमें खुदाई की जा चुकी है, पाइप जो है वो बाहर पड़े हैं, लेकिन इस वक्त बारिश का आगाज़ हो गया है।
हालांकि सख्ती से हिदायत की गई थी कि मानसून की पहली बारिश से पहले तमाम जो खुदाई है उसको बंद कर दिया जाए और किसी नई जगह पर खुदाई जो है वो ना की जाए, काम रोक दिया जाए, ताकि शहरी जो है बारिशी पानी से तो मुश्किलात का शिकार है ही हैं, खड्डों में ना गिरे। यहाँ सूरत हाल ये है कि इकबाल स्टेडियम के अंदर जो लाइन बिछाई जा रही थी 4 दिन पहले, वो छोटी सी एक लाइन है, उसमें भी एक शख्स जो है वो गिर के अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। लेकिन इंतज़ामिया जो है सिर्फ वासा नहीं, मैं जिस तरह अब्दुर्रहमान साहब कह रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो बेसिकली शहर के जिम्मेदार हैं, उन्हें चाहिए था कि वासा की निगरानियाँ करते, मीटिंग्स जो है वो होती रही हैं, लेकिन उन मीटिंग्स के ज़ेरे असर जो है काम क्या हुआ है इस पर तवज्जो नहीं दी। यही वजह है कि आज 11.5 अरब के फंड्स की मंजूरी के बाद और जिन प्रोजेक्ट्स की पेमेंट मुकम्मल हो चुकी है उनके बावजूद फैसलाबाद वासा की मशीनरी जो है वो कराची पोर्ट पे मौजूद है, फैसलाबाद नहीं आ सकी। ठीक है, ये वो सूरत हाल है कि डिवाटरिंग सेट हमारे पास कम है, जिस तरह से शहर की आबादी फैल रही है उस तरह से हमारे पास सीवरेज सिस्टम नहीं है। और फिर सबसे अहम बात जो कि हुकूमत पंजाब की तवज्जो की मुंतज़िर है कि 90 लाख से ज़ायद की आबादी का ये शहर है, इसमें सिर्फ 35% एरिया को वासा कवर कर रहा है। हालांकि वासा पूरे शहर के लिए है, लेकिन इस 35% टेरिटरी के बाद जो है वासा की सीवर लाइन ही नहीं है। आप यहाँ से गटवाला पुल क्रॉस करें, फखराबाद का इलाका है और इसके बाद का सारा शहर फैसलाबाद जो है उसमें सीवरेज लाइन ही मौजूद नहीं है। आप नेटरी के इलाके की बात कर ले, सीवरेज लाइन ही मौजूद नहीं है। समुद्री रोड पर न्यामुआना की बात कर ले, सीवरेज लाइन भी मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर हम तमाम बाईपास को देख लें तो बाईपास के अंदर शहर सिमट गया है सिर्फ इन अदारों की नाअहली की वजह से, इनकी गफलत की वजह से। ये वो बारिशें हैं जिसके लिए शहरी दुआ करते हैं और ये वो बारिशें हैं जो फैसलाबाद में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी की इज्जत बचाती हैं, क्योंकि ये वो सीजन होता है जब पौधों को पानी ना मिलने पर खुश्क हो जाना होता है पौधों ने, और पौधे खुश्क हो रहे थे हमारे, क्योंकि हमारे पास PHA के इतने फंड्स मौजूद नहीं कि वो पौधों को पानी दे सकते। कुदरत ने ये तोहफा दिया कि चले पौधे जो है शहर के हरे रहें, जो चंद एक मुकामात पे लगे हैं उनको बचाया जा सकता, लेकिन वासा उस पर भी अपने जो जरूरी इकदाम है वो नहीं कर सका। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके टूट जाने के, खराब हो जाने के 60% से ज्यादा चांसेस सिर्फ पानी खड़ा रहने की वजह से होता है। ठीक है, तमाम रोड्स आपके शहर के बर्बाद हो चुके हैं। अभी अशरा मुहर्रम शुरू होने वाला है, ये कहा गया था कि इंतजामात मुकम्मल किए जाएं, रोड को जो है वो पैच वर्क किए जाए, जिस तरह से अब्दुर्रहमान साहब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पैच वर्क करती है। अब अगर आज पैच वर्क होगा, सुबह बारिश होगी, निकासी का इंतजाम नहीं है तो 2 घंटे बाद रोड जो है वो टूटा हुआ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के खराब होने के रीजंस कहीं ना कहीं ये भी है कि यहाँ पर पानी खड़ा रहता है, और अगर वक्त रहते ये पानी जो है वो सड़कों से ना निकाला गया तो हम देखेंगे कि ये पानी अगर काफ़ी दिन तक खड़ा रहा गली मोहल्ले में तो इससे डेंगू मच्छर जो है उसकी अफजाइश भी हो सकती है, या मलेरिया जो है वो भी फैलने का खदशा हो सकता है। तो ऐसे में एक्टिवली वर्किंग जो है वो डिपार्टमेंट की जानिब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अब्दुर्रहमान, यहाँ पर मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से हमने सारे साल देखा है या सर्दियों में देखा है कि हमारी जो नहरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क दिखाई दी हैं, वाटर रिजर्वायर फैसलाबाद में उस तरह से मौजूद नहीं है, जाहिर सी बात है इसके असरात काफ़ी ज़्यादा संगीन हो सकते हैं। आप इस मसले को कैसे देखते हैं? वकास साहब की बात बड़ी खूबसूरत है कि यहाँ पर इस मौके का PHA को भी फ़ायदा उठाना चाहिए ना। ये बारिशें 2 महीनों में होंगी, जहाँ कहीं घास लगानी है, पौधे लगाने हैं वो लगाए जाएं। महकमा जो है वो बनाया हुआ है, महकमा जंगलात देही इलाकों में जो डील करता है, शहर को PHA करता है, तो अभी ये इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मौके का कुदरती तौर पर जो उनको मिला है अल्लाह की तरफ से रहमत, इसका फ़ायदा उठाएं। जगह जगह जो घास लगानी है वो लगाएं, पौधे लगाएं, क्योंकि बहुत सारे पौधे, मैं इस बात का वाक़यातन गवाह हूँ, यानी शाहिद हूँ कि सूख रहे थे। जो घरों पे वेजिटेबल्स या पौधे लगाए होते हैं वो सारे सूख रहे थे, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और जो घरों में लगने वाला पानी या आम पानी है वो नहीं पूरा आ रहा था या फ़ायदा नहीं हो रहा था। जो बारिशी पानी होता है वो नेचुरली बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो उसमें जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो इस मौके पे जो महकमे हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें, वो काम करें। और जैसे वासा के हवाले से इन्होंने बताया, अब कॉरपोरेशन या मुहर्रम के जितने भी जुलूस है उनके रूट्स विजिट करके 2 दिन पहले पैच वर्क किया है, और कुछ पे आज कल में होने वाला है, क्योंकि आज तो चाँद नज़र आने का इम्कान मौजूद है, तो उसके साथ ही जुलूस शुरू हो जाएंगे, 9-10 तक चलेंगे। तो उससे पहले वो अपना पैच वर्क मुकम्मल कर लेते हैं ताकि कोई मसला ना बने, क्योंकि कोई भी कंप्लेंट्स होती है तो फिर वो उनके खाते में आती है। तो आज जितनी बारिश हो गई है, जैसे 90-95 मिलीमीटर बता रहे हैं वकास साहब, वो जाहिर सी बात है उसमें तो सब कुछ बह जाएगा। फिर वो बारिश, अच्छा वो पैच वर्क तो छोड़े, वो बारिश जहाँ कहीं भी 2-3 दिन तक पानी खड़ा रहता है, कोई भी रोड है, वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी। उस पर दोबारा से आपको नए सिरे से पैच लगाने पड़ेंगे।
तो ये ना सिर्फ जो पानी खड़ा रहना वो सीवरेज के मसाइल की वजह बनता है, वो लोगों के लिए प्रॉब्लम्स बनते हैं, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी मेहनत से बिल्ड किया होता है करोड़ों की लागत से, अरबों रुपए की लागत से, वो भी मुसलसल बर्बाद हो रहा होता है। और आप इसकी मिसाल ले लें कि इकबाल स्टेडियम में पानी खड़ा रहता है, वहाँ पर रोड्स का इशू रहता है, जनरल अस्पताल के सामने पानी खड़ा रहता है, या कोरिया पुल के सामने या समुद्री रोड पे, या जो कायदे आज़म मार्केट बनी हुई है वहाँ पे पानी खड़ा रहता है। तो जिन जिन रोड्स पे पानी खड़ा रहता है वहाँ पर आप देखें कि रोड्स टूटी हुई हैं, और फिर वो रोड्स टूटी हुई हैं तो ऊपर से कॉरपोरेशन की नाअहली होती है कि जब तक उन्हें पीछे से सख्ती ना की जाए वो वहाँ पे रूटीन में पैच नहीं करते। अगर तो रूटीन में पैच वर्क लगता रहे तो फिर भी बड़े प्रॉब्लम्स हल हो जाए, लेकिन वो तब तक पैच वर्क नहीं लगाते जब तक पीछे से सख्ती ना हो गवर्नमेंट की जानिब से, जब तक सीएम का विजिट ना हो, जब तक कोई और मामला ना हो, सड़क ऐसे ही टूटी रहती है। और आप देखिए कि आधा शहर टूटा। बिल्कुल इसी तरह से अब्दुल रहमान, फैसलाबाद की अगर शहरियों के मिसाल के हवाले से बात करें तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक अहम मसला था ही था, लेकिन बारिश इसका हम सब लोगों को इंतजार था। लेकिन अभी ये लग रहा है कि ये भी एक मसला बनता जा रहा है अगर बर वक्त जो है शहर से पानी ना निकाला जाएगा। तभी वक्त से एक छोटी सी ब्रेक का कीमत चाहिए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। फैसलाबाद में प्री मानसून का सीज़न का आगाज़ हो गया है और ये 1 जुलाई तक ऐसे ही जारी रहेगा और ऐसे ही वक्फे से फैसलाबाद में बारिश होती हुई दिखाई देगी। बारिश जो है यकीनन शहरी काफ़ी ज़्यादा देर से इंतज़ार भी कर रहे थे कि अब्र रहमत बरसे, लेकिन इसके साथ साथ जब बारिश होती है तो यकीनन जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है जिस तरह से मौजूद होना चाहिए। इसके साथ साथ सीवरेज का निज़ाम बेहतर करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से बारिश जो है वो तो रहमत है, लेकिन जब शहरी जो है घर से बाहर निकलते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन बातें हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे में वास्ता की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी ताकि जो फैसलाबाद के शहरी हैं उन्हें ये मसाइल ना देखने को मिले। तो विकास बेग, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि हमने लास्ट ईयर सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी थी जिसमें फैसलाबाद में लोग कश्ती चला रहे थे कि पानी इतना ज़्यादा हमें शराहों पर देखने को मिला था। तो इस दफ़ा क्या ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं देखने को मिलेगी? अगर है तो शहरी अपने आप को अभी से तैयार कर लें। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें लगता नहीं है कि अगर ज़्यादा बारिशें होंगी तो मामला पिछले साल से कुछ डिफरेंट होगा। तो गुज़िश्ता बरस अगर शहरियों को याद हो, शहरियों ने देखा हो तो खतीजा मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल में बाकायदा कश्तियों के ज़रिए से पेशेंट बाहर निकालना पड़े थे। एक तरफ बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ मौजूद जो रोड साइड ड्रेन है, जो नाला है, वो टूट गया था, जिसके बायस पूरा खतीजा मेमोरियल जो है वो 4-4, 5-5 फीट पानी में भर गया था। शहर के बड़े प्लॉट्स हों या शहर का मिलत रोड का एक पार्क था जिसमें 3 बच्चे जो हैं वो जाँ भाग हो गए थे पानी में डूबकर। इस कदर पानी जो है वो भरा हुआ था प्लाटों के अंदर, खाली जगहों के अंदर। इस बार भी सूरत हाल जो है वो पहले से ज़्यादा गंभीर होगी। उसकी वजह ये है कि पहले जो लाइनें हल्की फुल्की चल रही थी, इस बार वो मुरम्मत के नाम पे सारी उखाड़ी जा चुकी हैं। और फिर अदारों ने उलझा इस तरह से दिया है अपनी नेग्लिजेंस के साथ पूरी आवाम को, जिस तरह से अभी आप बात करी थी कि प्री मानसून सीजन, मैं ये कहता हूँ कि मानसून का आगाज हो चुका है, प्री मानसून जो तैयारियां थी वो नहीं हो पाई अभी तक। प्री मानसून तैयारियों में सबसे अहम काम था शहर की तमाम ड्रेनेज सिस्टम को डिसिल्ट करना, उसके अंदर मौजूद जितनी मिट्टी थी, जो सॉलिड वेस्ट था, उसको बाहर निकालना, वो नहीं निकाला जा सका। और सोने पे सुहागा ये कि आप पूरे शहर के अंदर जहां जहां रोड साइड ड्रेन देखेंगे, चूंकि रोड पहले बनी, रोड साइड ड्रेन बाद में बनी, अब ड्रेन के अंदर पाइप रखा जाता है हर 6 फीट के फासले पे, ताकि बारिशी पानी जो है इस पाइप के जरिए से रोड पे चला जाए। शहर का सबसे अहम चौक है बोले की झुग्गी, यहाँ आप जाके देखें सड़क के लेवल से 2.5 फीट ऊपर जो है वो रास्ता रखा गया है पानी की जो है वो निकासी के लिए। अब जब तक 2.5 फीट पानी भर नहीं जाएगा तब तक वो पानी नाले में नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरह की गलतियां शहर की हर तरफ मौजूद हैं। इकबाल स्टेडियम आपका डाउन था तो आपको चाहिए था कि आप उसकी सराउंडिंग को उस हिसाब से डिजाइन करते, लेकिन इकबाल स्टेडियम के गिर्द बनाया गया जो नाला है 9 बार सड़क पर मिट्टी डलने के बावजूद अभी भी वो 2.5 फीट ऊंचा है। जब तक वो 2.5 फीट पानी मौजूद रहेगा
ठीक है, तब तक वो खड़ा रहेगा। 2.5 फीट से ज्यादा होगा तो ही वो निकासी उसकी हो सकेगी, अदरवाइज फिर क्या होगा, डिवाटरिंग सेट लगाना पड़ेंगे। ये डिवाटरिंग सेट मैं समझता हूँ कि ये वासा की या जिला इंतजामिया की कोई कारकर्दगी नहीं है। जहां डिवाटरिंग सेट चल रहा है वहां इन अदारों की नेग्लिजेंस है, इनकी नाअहली है कि डिवाटरिंग सेट की जरूरत ही तब पड़नी चाहिए जब निकासी आपका सिस्टम आपका फेल हो जाए। तो ये बड़ा खुश होकर सबको बता रहे होते हैं जी हमारे पास 48 डिवाटरिंग सेट हैं, हम काम चला रहे हैं। ये डंग टपाओ पॉलिसियां हैं, ये तमाम अदारे तमाम अफसरान ये करते आए हैं ताकि हर बार बारिश के दिनों के अंदर या प्री मानसून में फंड्स आएंगे तो ही अफसरान का निजाम चलेगा। एक बार भी अगर फंड्स यहाँ पर 11.5 अरब के फंड्स हैं वासा के लगा दिए जाएं तो 35% शहर को सिर्फ सर्विस फराहम हो रही है। ये तो नया हो जाना चाहिए। ठीक है, शहर की बहुत सी लाइनें जो हैं अभी भी आप चले जाएं 20% से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां लाइनें वासा ने नहीं बिछाई, शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत लाइनें बिछाई। और फिर शहरियों में तो कोई इंजीनियर नहीं था, कहीं इंजीनियरिंग नहीं की गई, जितना लोड जिसका दिल किया उतना लोड उसने डाल दिया। कहाँ एक गली के अंदर सीवर लाइन जो है वो बिछाई गई थी 10 घरों के लिए, अब उसी गली के अंदर घर मौजूद हैं 40, तो सीवर लाइन तो ओवरफ्लो होगी। फिर चाहे आप उसको साल बाद नया कर लें। अब जिन गलियों के अंदर पीसीसी वर्क हो गया, क्या पीसीसी वर्क करने वालों को ये नहीं पता था कि यहाँ पर सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है, यहाँ पर साफ पानी की लाइन बिछाई जानी है? उन्होंने वहां पे पीसीसी की, 4 दिन के बाद वो करोड़ों रुपए जाया कर दिए वासा ने वहां पर सीवर लाइन बिछाने के लिए, खुदाई करके, और 4 दिन बाद जो है वो साफ पानी की लाइनें बिछा के। ये जुल्म होता रहा है मेरे शहर के साथ और अभी भी हो रहा है। आप अभी समुद्री रोड पर देखें जहां खुद नहर मौजूद है, रास्ता मौजूद है कि बारिशी पानी को आप सिर्फ नहर में डायरेक्टली ड्रेन कर सकते हैं, इसके बावजूद समुद्री रोड पूरा पानी में डूबा हुआ है। उस पर भी निकासी आपके लिए डिवाटरिंग सेट लगा के योमिया जो है वो लाखों रुपए का पेट्रोल लगाया जा रहा है वासा की जानिब से। ये तमाम वो है कि जितने ज्यादा बिल बनेंगे उतनी ज्यादा मुबैना तौर पर जेबें गर्म होंगी इनकी। ठीक है, वही वजह है कि शहर फैसलाबाद जो है वो सारा इन्होंने इस तरह से कर दिया है कि शायद इसका कोई वाली वारस है ही नहीं। अब फैसलाबादी जो है ना वो अक्सर इस हवाले से गुस्सा रखते हैं, एग्रेशन रखते हैं कि तख्ते लाहौर को फंड्स मिल रहे हैं, तख्ते लाहौर में काम हो रहा है। जो सर देखें, अगर तख्ते लाहौर पे काम हो रहा है तो फैसलाबाद के अफसरान से बेहतर अफसरान वहां पर मौजूद है, हुकूमत उन पर ज्यादा तवज्जो कर रही है, लेकिन फैसलाबाद को छोड़ दिया गया है। यहाँ पे वही जो सियासतदान ने अगर कोई काम कह दिया कि इस इलाके को साफ कर दो, इस गली को कर दो, तो हो गया, अदरवाइज अदारों को अपनी जिम्मेदारी ही नहीं है। यहाँ एक साबका कमिश्नर होती थी सिलवत सईद, उनकी जानिब से एक प्रोग्राम शुरू किया गया था कि तमाम सरकारी मुलाजिम, खा वो किसी भी अदारे से हो, जिनकी तादाद 9000 से ज्यादा बनती है, वो रोजाना घर से आते हुए अपने इलाके का एक मसला जो है वो गवर्नमेंट को बताएं। मतलब सिर्फ सरकारी मुलाजिम अपनी गलियों, अपने इलाकों के मसाइल बताना शुरू कर दें एक दूसरे अदारे को, तो मामला जो है हमारे सही हो सकते हैं। यहाँ पर हेल्पलाइनें बना दी गई हैं कि इन पर कॉल्स करें, आप कॉल करते रहे वासा की हेल्पलाइन पे, मजाल 6 घंटे से पहले आपके पास कोई आ जाए। ठीक है, आप वेस्ट मैनेजमेंट की हेल्पलाइन पे कॉल कर लें, आप जिला इंतजामिया के कंट्रोल रूम में कॉल कर लें, कॉल करके देखेंगे पहले तो 10-10 मिनट 15-15 मिनट कोई बंदा फोन नहीं उठाएगा, लाइनें बिजी पड़ी होंगी। अगर कोई उठा लेगा तो फिर उसके बाद जो है वो इंजीनियर से सब इंजीनियर, सब इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर से सीवर मैन तक कॉल आते आते 6 घंटे गुजर जाएंगे। तब तक शहरी प्राइवेटली पैसे लगाते हैं और अपने मसाइल का फौरी कोई ना कोई हल करते हैं। जब भी किसी मसले का फौरी हल किया जाता है तब इर्द गिर्द 9 मसले मजीद। बिल्कुल इसी तरह से कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर एक से ज़्यादा महकमे हम देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपस में थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन कर ली जाए तो मसला जो है वो बहुत हद तक हल होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ये इशू देख रहे हैं कि एक जगह अगर सड़क बिछाई जाती है तो हम देखते हैं कुछ अर्से बाद वहाँ पर वाटर सप्लाई के तौर पर लाइन बिछाने की ज़रूरत पड़ जाती है, या वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए लाइन बिछाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। और जो शहरियों को देर से हम देखते हैं कि एक मसले के साथ साथ 9-10 मसले और देखने को मिलते हैं, वो मसले भी हल होते हुए दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान फॉर ज्वाइनिंग अस दिस प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया विकास बेग फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। शहरी जो है वो मौसम को एंजॉय करें, लेकिन साथ ही साथ एहतियाती तदाबीरें लाजमी फॉलो करें। जो ऐसा मौसम होता है जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो इलेक्ट्रिक पोल से ज़्यादा दूर रहें। अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और मुहर्रमुल हराम के हवाले से बात करें तो एक अहम इस्लामी महीना है, अकीदत और एहतराम वाला महीना है, और इसी के साथ साथ हम शहदाए करबला की यादें ताज़ा करते हैं। और दूसरी जानिब फैसलाबाद के सिक्योरिटी अदारे दिन रात मेहनत करते हैं ताकि फैसलाबाद में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जाए। मुहर्रम क्योंकि कल आगाज़ हो जाएगा मुहर्रम का,
तो देखते हैं कि फैसलाबाद में किस तरह से रूट प्लान किए जाएंगे, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस पर गुफ्तगू से पहले हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है फरहान असलम साहब ने, आप CTO फैसलाबाद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वंस अगेन। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप तैयब साहब? बिल्कुल ठीक, मैं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। CTO साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। जैसे कि हम देखते हैं कि मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी की सूरत हाल देखने के लिए या कायम करने के लिए दिन रात सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है काम करते हैं, और ऐसे में फैसलाबाद के 8 बाज़ार जो हैं वो अहम इलाका है। ट्रैफिक प्लान के हवाले से भी क्या क्या हिकमत अमली अपनाई गई है? जी मैडम बिल्कुल, जैसे मुहर्रमुल हराम का कल आगाज़ हो रहा है, तो इसमें मजालस और जुलूस के प्रोग्राम होते हैं जो रवायती भी है, लाइसेंसी भी है, मखसूस रूट से होते हुए वो इबादत के जरिए वो एक मखसूस टाइमिंग है, उसके दौरान उनको सिक्योर करने के लिए सीलिंग भी की जाती है, डाइवर्शन भी दिए जाते हैं। तो इसमें हमारे लिए 2 चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज ये है कि जो लोग वहाँ पे इबादत करने के लिए आए हैं या एक हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में नोहा खानी करते हैं, मातम करते हैं, उनको एक सेफ पैसे ही देना और उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना, ताकि जो मखसूस एंट्री पॉइंट है उनके अलावा कोई भी शख्स बगैर तलाशी के अंदर दाखिल ना हो सके। तो उसके लिए हम ट्रेलर और मजदा लगा के भी सड़कें बंद करते हैं, बैरियर लगा के छोटी गलियां बंद की जाती हैं, कनात और खारदार तार लगा के उसको कवर किया जाता है। और उसके साथ फिर होता है कि एक सड़क तो हमने बंद कर दी, जैसे 2-3 किलोमीटर का एरिया उसमें क्लोज हो गया, तो जिन लोगों ने वहां पे जाना है या उनको मुतबादल रास्ता देना होता है, वो फिर डाइवर्शन प्लान लगाया जाता है, उस पर अलहदा सिक्योरिटी लगाई जाती है, ताकि जो लोग जुलूस के एरिए से गुजरना चाहते हैं उनको मुतबादल रूट दिया जाए और वो अपनी मंजिल पे पहुंच सकें। बिल्कुल इसी तरह से सेफ्टी जो है उसे मेक श्योर किया जाता है और अल्टरनेटिव रास्ते जो हैं वो प्लान भी तैयार कर लिया गया है। तो यहाँ पे तैयब मकबूल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और बड़े शहर के हवाले से बात करें तो मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा टाइट रखने की ज़रूरत होती है। तो फैसलाबाद जैसे बड़े शहर हों तो यहाँ पर मुहर्रमुल हराम के दौरान कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस सामना करना पड़ता है किसी भी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट को? शुक्रिया महविश। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैसलाबाद में हमेशा से ही गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों से बड़ा पुरसकून माहौल में मुहर्रमुल हराम में लोग अपनी इबादत करते हैं। अज़ादारान को मजालिस और जो इनके जुलूस हैं बेहतरीन सिक्योरिटी दी जाती है। इस बार भी यकम से लेकर तकरीबन 7 तक 5-6 हज़ार पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और उससे आगे 10 तक लगभग तमाम नफरी लग जाती है। 9,000 समथिंग नफरी फैसलाबाद की, वो भी सारी डिप्यूट होती है। उसके अलावा पेट्रोलिंग पुलिस, पंजाब कांस्टेबलरी, उनकी नफरी भी अजाफी रिजर्व यहाँ पर आगे ड्यूटी करती हैं और ख़ास तौर पर 7, 8, 9, 10 फौज और रेंजर्स की 5-5 कंपनियां भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। पिछला साल छोड़ के उससे पहले हर साल ये प्रैक्टिस थी कि 7 मुहर्रम को एक बड़ा जुलूस होता है घंटाघर उसके इतराफ में, और 10 मुहर्रम को आपको पता है बहुत तमाम जुलूस आके इकट्ठे एक ही जगह पर होते हैं घंटाघर चौक में। तो उस दौरान मोबाइल सर्विस यहाँ पे बंद कर दी जाती थी। लास्ट ईयर इन्होंने एक ट्रायल किया कि मोबाइल सर्विस बंद किए बगैर कैसा लगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बेहतरीन रहा। इस बार भी मोबाइल सर्विस मुख्तलिफ शहरों में, फैसलाबाद में भी 7 और 10 को बंद करने के लिए सिफारिशात IG पंजाब को और वहाँ से होम मिनिस्ट्री को जा चुकी हैं। अब ये ऊपर के लेवल पे, वफाकी लेवल पे ये फैसला किया जाएगा कि क्या मोबाइल सर्विस बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इस बार हम पुलिस को एक बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल हुई है, वो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट की। 1430 कैमरे हैं, ऑलमोस्ट वो एक्टिव हैं। कोई एक खराबी के कोई 10-20 किसी वक्त खराब हो भी जाए तो फौज को ठीक किया जा रहा है। आप 1400 भी लगा लें, 1400 कैमरे, जब वो सिटी एरिया में मुकम्मल एक्टिव होंगे उस दौरान तो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी मजीद फूल प्रूफ होगी। इसी के साथ साथ घंटाघर के अतराफ में जो ताजर हजरात ने अपने CCTV कैमरे पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, दुकानों शॉप्स की सिक्योरिटी के लिए इंस्टॉल किए हैं, उनका लिंक भी लिया जाएगा और एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी होगी जिसके जरिए मॉनिटरिंग कैमरों के जरिए की जाएगी। छतों पर स्नाइपर मौजूद होंगे। अच्छा, और एक अहम बात यहाँ पे, अब 8 बाजारों में एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिनके वहां पे घर भी मौजूद है। उनसे एफिडेविट लिए गए हैं कि इस दौरान अब बिला जरूरत यहां से बाजार से आए जाएंगे नहीं। दूसरा, अगर
आपका कोई बाहर से मेहमान आएगा तो वो इन 10 दिनों में नहीं आएगा। ठीक है। खुदा न वास्ता किसी इमरजेंसी की सूरत में आप पुलिस को पहले इतला देंगे कि हमारी ये इमरजेंसी बन गई है, हमारे लाहौर से फलां शहर से कुछ लोग आ रहे हैं, वो पुलिस के पास नोट करवाने पड़ेंगे। इंतजामात मैनेज बहुत अच्छे हैं, हस्ब साबित बहुत अच्छे हैं। जिस तरह चीटी साहब ने बताया कि सबसे बड़ा इशू जो बनता था कि आपने वो एरिया कार्टन ऑफ कर दिया, यहाँ पर जुलूस है, लेकिन वहां से ट्रैवल करने वाले लोगों को परेशानी ना हो, उनको मुतबादल रूट्स दिए। अब देखें, जब आप मुतबादल रूट्स देते हैं तो सारा लोड हुजम ट्रैफिक का वहां पे पड़ जाता है। वहां पे भी ट्रैफिक आपको स्मूथ रखनी है। बिल्कुल इसी तरह जुलूस के रास्ते में भी कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, वो भी आपने स्मूथ रखना है। तो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस 2 नफरी कम है, लेकिन उसी कम नफरी के साथ सारी ही डिप्यूट कर दी गई है, छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं इनकी, और उसी के साथ इन्होंने बैरियर पॉइंट्स भी बनाए हैं सारा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि, बल्कि यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह, कि पिछले सालों की तरह इस बार भी मुहर्रम बड़ा ही पूरा मन रहा है। बिल्कुल इसी तरह से फैसलाबाद के हवाले से बात करें, सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो माजी की तरह इस दफ़ा भी जो है वो फुल प्रूफ जो है वो प्लान रेडी कर लिया गया है। सेफ सिटी सिक्योरिटी कैमरास की भी मदद दी जाएगी, शहरियों के साथ ताउन की अपील भी की गई है, और वो ताउन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर सीटीओ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से हमने 8 बाज़ारों की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात की, आपने बताया कि बहुत सारे एरिया जो है उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा मसला लगाकर, तो जो लोग वहाँ से आएंगे या उधर का रुख करेंगे, यकीनन कुछ इबादत की गर्ज से भी आएंगे, कुछ जुलूस को अटेंड करने के लिए भी आएंगे, तो उनके लिए अल्टरनेटिव कोई रास्ता मौजूद है ताकि वो जब आएँ तो वो एक अच्छे तरीके से जो है वो जुलूस में शामिल हो सके? जी बिल्कुल मैडम, ये जो मरकजी इमाम बारगाह है वो क्योंकि वहाँ पे पास ही है सर्कुलर रोड पे, तो उससे तकरीबन डेली जुलूस आता है जो घंटाघर चौक में आएगा, और फिर 7 मुहर्रम का लेट नाइट तक जुलूस चलता है, और 10 मुहर्रम का तो मरकजी जुलूस है, वो सत्याना रोड से भी आके इधर ही एंटर होगा, और जड़ावाला से जो आता है जड़ावाला रोड से वो भी इसमें शामिल होता है। तो इसके लिए हमने वो जो मेन मजलस वाला एरिया है और जीसी यूनिवर्सिटी से जो चौक है उसको तो हम कार्डन ऑफ करेंगे, क्योंकि वो अंदर जब हजारों की तादाद में लोग होते हैं तो उनकी सिक्योरिटी सबसे मुकद्दम है, और मखसूस एक एंट्री पॉइंट होगा जिसके जरिए अज़ादार उसमें शामिल हो सकते हैं। जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो उसमें सर्कुलर रोड पे आपने जैसे देखा होगा कि काफ़ी गलियाँ हैं, काफ़ी मुतबादल सड़कें हैं, वो सारे रूट हम उसमें फेसबुक पे भी उनको मुतला कर देंगे, अपनी फेसबुक पे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की फेसबुक पे, और ये चैनल्स के जरिए, रेडियो स्टेशन के जरिए तो हम लोगों को मुतला कर देंगे कि डिवर्शन प्लान क्या है, ताकि लोगों को दुश्वारी ना हो और वो मुतबादल रूट से अपने मंजिल तक पहुंच सके। अभी डिवर्शन प्लान जो है वो तय कर लिया गया है? हाँ जी, तैयार कर लिया गया है, और टोटल हमारे 1400 के करीब एहलकार इसमें मुहर्रम के प्रोग्रामों में ड्यूटी करेंगे, शहर में भी और सारी तहसीलों को भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। और उसके अलावा सेफ सिटी का, जिस तरह अभी तैयब साहब बता रहे थे, सेफ सिटी में कंट्रोल रूम मुरतब किया गया है, जहाँ पे हमारी हर वक्त टीम रहेगी, और किसी जगह पे अगर रिपोर्ट होती है कि यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन है रूट के एंट्री पॉइंट पे या मुतबादल डाइवर्शन जो प्लान दिया गया है उस पर, तो उसको भी उसी टाइम एड्रेस किया जाएगा। सही, बिल्कुल इसी तरह से सेफ सिक्योरिटी कैमरा से काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट मिल सकती है। इसी के साथ सीटीओ साहब ये भी बताइएगा, जिस तरह से अभी तैयब मकबूल साहब ने कहा है कि कम नफरी है वार्डन्स की, आप लोगों के लिए ये भी एक बहुत अहम इशू होगा। इस इशू या इस चैलेंज को किस तरह से आप लोगों ने मैनेज किया है, किस तरह से जो है तैनातियाँ की गई हैं एहलकारों की? मैडम, जैसे अभी तैयब साहब बता रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर से नफरी आ जाती है, पंजाब कांस्टेबली से आ जाती है, फिर हमने ट्रैफिक के वाले से इस तरह किया है कि जो हमारे साइट पे दफातर पे ड्यूटी लगी होती है, जैसे लाइसेंसिंग सेंटर में स्टाफ लगा होता है, या हमारे ऑफिस में रीडर ब्रांच होती है, ओएसआई ब्रांच होती है, दूसरा क्लरिकल स्टाफ होता है, उन सबको हमने डिप्यूट किया है। यानी अगर हमारी टोटल 1400 स्ट्रेंथ है तो इंशाल्लाह 1400 सारी सड़कों पे नजर आएगी, ताकि ये इवेंट खैरियत से गुजरे, जो अज़ादार आ रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो, उनकी सिक्योरिटी भी ठीक रहे, और जो डाइवर्शन प्लान के जरिए लोग बाकी ट्रैफिक इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी फ्लो बेहतर मिले। सही, बिल्कुल इसी तरह से है। और जो ट्रैफिक पुलिस है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक है मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन यहाँ पर शहरियों के हम रोल के हवाले से भी बात करेंगे। तो तैयब मकबूल साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि अक्सर हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते, तो आप चूँकि क्राइम बीट जो है वो काफ़ी अर्से से कवर भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर थोड़ा बहुत मसला आता है, तो एक शहरी को क्या करना चाहिए जब मुल्क में जो है सिचुएशन ये है कि हमने जुलूस भी कवर करने हैं, ट्रैफिक की सूरत हाल भी देखनी है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम किस तरह से बन सकते हैं? अगर पाकिस्तान में आप जितने भी आपके मजहबी त्यौहार हैं उनमें से देखें तो सबसे क्रूशल ये 10 दिन है। उसकी वजह कि सबसे क्राइम कब होगा, एजिटेशन कब होगी, जब
किसी की आप बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब कोई किसी के खिलाफ आप बात करेंगे, खा वो मजहबी सतह पर हो या वो शख्सी सतह पर हो, उस वक्त एजिटेशन होगी, हालात खराब होंगे। और मैं वैसे खराज तहसीन पेश करता हूँ फैसलाबाद के उलमा कराम को, वो किसी भी फ़िक्का के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा फैसलाबाद का माहौल होता है। हम सोशल मीडिया पे अजीब बातें सुनते हैं, आप यकीन करें, हम देखते हैं कंट्रोल रूम में देखते हैं या दफातर में देखते हैं, तमाम फिक्के एक ही जगह पर बैठकर वो इस बात पे मुत्फिक होते हैं कि कोई भी इंतशार पसंदी किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, खा वो किसी के साथ भी ताल्लुक रखने वाला या किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो। मैं शहरियों से यही अपील करूंगा कि ये आपकी हिफाजत के लिए है। खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा सानहा रूनमा होता है तो उसमें नुकसान हमारे फैसलाबाद का है। ये जो पुलिस अफसरान है ना, ये हमारे मेहमान हैं। बिल्कुल इसी तरह ये यहाँ पर चंद माह है या मैक्सिमम 3 साल है, उसके बाद इन्होंने कहीं और ट्रांसफर हो जाना है। बिल्कुल ये पुलिस अपर सबऑर्डिनेट तक ये भी यहाँ रहने हैं और हमने भी यहाँ रहना है। इधर फायदा नुकसान का डायरेक्ट जो असर पड़ेगा वो हम पे पड़ेगा। इसलिए खुदारा अपने पुलिस से ताउन करें, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए। अब देखें जगह जगह 9-10 मुहर्रम को एक्सपेक्टेड है, बल्कि शायद ऐलान हो चुका है कि पाबंदी होगी डबल सवारी पे। अब लोग जिद करेंगे कि भाई क्या है, हमने 3 ही बैठना है, हमने 2 ही बैठना है, हमने अपने काम जाना है। भैया पूरा साल काम करते हैं, 2 दिन अब काम कम हो जाए। हालांकि 2 दिन छुट्टी भी होती है पूरे पाकिस्तान में, मकामी भी और सरकारी छुट्टी है। उसके बावजूद लोग सिर्फ बाहर घूमने के लिए डबल सवारी पे बैठते हैं। अगर अब पुलिस कैप्चर करेगी, अब सीएम पंजाब के हुक्म से ये दफ़ा 144 नाफज हुई है, लेकिन लोग बहस भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे। अच्छा, वो जो बहस और लड़ाई के दौरान जो टाइम वेस्ट होगा, वो सिक्योरिटी एहलकार का टाइम वेस्ट होगा, वो उसकी कंसंट्रेशन आप पे आएगी। खुदा न ख्वास्ता पीछे को मसला बन सकता है। खुदारा आप इस दिनों की सेंसिटिविटी समझें, अपने शहर पर रहम करें, अपने आप पे करें, अपने शहरियों पर रहम करें, अपनी फोर्स पर रहम करें। पुलिस ने जो SOP बनाई है अल्टीमेट वो आपको परेशान करने के लिए नहीं है, वो आपको किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए है। इसलिए खुदारा उस पर अमल दरामद करें ताकि शहर में अमन-ओ-मान जो है बरकरार रहे। बिल्कुल इसी तरह से SOPs को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुहर्रम उल हराम के दौरान हम देखते हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए और गैर ज़रूरी नकलो हमल से भी गुरेज किया जाए, क्योंकि ये शहर हमारा है और शहर को महफूज रखना भी हमारी ड्यूटी है। और पुलिस के साथ या ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद बात हो रही है मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी प्लान के हवाले से कि किस तरह से जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी इदारे हैं वो मुतहद नज़र आ रहे हैं, मुतहरिक नज़र आ रहे हैं कि शहर में अमन-ओ-मान की सूरत हाल जो है कायम रहे, ट्रैफिक की सूरत हाल मुतासिर ना हो। साथ ही साथ शहरियों से अपील की जा रही है कि वो जो है वो डिपार्टमेंट के साथ ताउन करें। CTO साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो CTO साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जिस तरह से हमने 8 बाज़ारों के हवाले से बात की कि 8 बाज़ार एक अहम इलाका है, इसके साथ साथ फैसलाबाद का जो दूसरा अहम या बड़ा इलाका कहाँ पर है और वहाँ पर कितने सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं? मैडम, वैसे तो सारे जिले में जुलूस होते हैं, टोटल 175 जुलूस हैं जो 10 दिन में हमने कवर करने हैं। लेकिन मेन जुलूस जैसे मरकजी इमाम बारगाह, ये क्लॉक टावर मेन पॉइंट है, यहाँ से बरामद होता है, क्लॉक टावर के राउंड अबाउट से फिर के फिर वापस। और उसके अलावा एक सतियाना रोड से बड़ा लंबा रूट है, वो तकरीबन आने और जाने का रूट 10 किलोमीटर बन जाता है। बटाला कॉलोनी से वहाँ से जुलूस बरामद होता है, मुकर्रर रास्तों से आते आते क्लॉक टावर तक आएगा, फिर क्लॉक टावर से उसी तरह वापसी होगी। इसी तरह जड़ावाड़ा रोड से ठीक है, उधर भी वो काफ़ी लंबा रूट है, एक जुलूस उधर से आएगा, वो आके मरकजी जुलूस में शामिल होगा। और इसी तरह गुलाम मोहम्मदाबाद में भी 2-3 जुलूस हैं, तो बी ग्राउंड में जुलूस है, वो सारे इलाकों में ही तकरीबन है। तो वो हमने मखसूस मतलब नफरी लहदा करके तमाम सेक्टर्स को लहदा वहाँ पे लगाया है। हमारे पास जो 7 DSP साहबान हैं, फिर 20 सेक्टर इंचार्जेज हैं, उनको भी इसी तरह अलग-अलग एरियाज डिवाइड किए हैं ताकि सुपरविजन का भी बाकायदा इंतजाम रहे और तमाम जुलूस प्रॉपरली अटेंड हों। बिल्कुल इसी तरह से प्लान जो है वो रेडी कर दिया गया। यहाँ पर फ्रांस साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि डिवर्जन रोड जो है रूट प्लान किए गए हैं और आवाम को अपने डिफरेंट चैनल्स के थ्रू मतलब कि जिसमें रेडियो है, TV चैनल्स हैं, और इसी के साथ साथ क्या कोई हेल्पलाइन भी मौजूद है जिससे आवाम जो है वो गाइडलाइन हासिल कर सके कि अगर कहीं पर एक रूट प्लान किया गया है या वो रास्ता ब्लॉक है ताकि वो पुलिस से या ट्रैफिक पुलिस से हेल्प आउट ले सके, तो उसके लिए कोई हेल्पलाइन भी है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक की पुलिस की फैसलाबाद की हेल्पलाइन है 1915। उसमें ये जुलूस या आम दिनों में भी किसी भी सूरत में आप दुश्वारी की सूरत में रब्ता कर सकते हैं।
मतलब गाड़ी खराब हो जाती है, कोई रास्ता पता करना है कि आगे से चौक है या ब्लॉक है, या कोई एहतजाज हो रहा होता है तो उसमें कोई मालूमात लेनी हो। और मुहर्रम के दौरान तो स्पेशली अगर आप वो आपके इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डिवर्शन प्लान में या मुतबादल रूट कौन सा है, तो आप 1915 से कॉल करके तो पूरी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। वो वहाँ पे स्टाफ हमारा 24 घंटे मौजूद होगा, वो गाइड करेगा कि इस वक्त कौन सी सड़क बंद है, कितने टाइम तक बंद है और इसका मुतबादल रूट कौन सा है। इसके अलावा जिधर से शहरी गुजर रहे हैं वहाँ पे जो ट्रैफिक स्टाफ चौक में मौजूद है, आप उनसे भी मालूमात ले सकते हैं कि मैंने फलां जगह पे जाना है तो मैं किस रूट से जाऊँ। वो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ठीक है, 1915 जो है वो ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन है, ये आपको हेल्प आउट करेंगी। अगर कहीं पर आपको रास्ता ब्लॉक नज़र आ रहा है तो उसका मुतबादिल रास्ता आप कौन सा चूज़ कर सकते हैं। तो यकीनन ये शहरियों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटेशन है कि उन्हें आगाह करने के लिए और साथ ही साथ शहरियों के ताउन के लिए। यहाँ पर तैयब मकबूल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आप इस हेल्पलाइन की इंपॉर्टेंस को किस नज़र से देखते हैं, ये कितनी ज़रूरी है? नविश, देखें, आम दिनों में भी हम बात करते हैं, हम पुलिस को क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके प्रोग्राम में मैं इनके मसाइल भी बता चुका हूं। बिल्कुल ऐसी है। अब आप यकीन करें, फैसलाबाद में ये बड़े मरकजी जुलूस, वहां पर तो फोकस है ही है, बहुत सारे गली मोहल्लों में भी जुलूस हैं। ये हमारे हजबेरी टाउन में 10 दिन ही जुलूस चलेगा रात को, और एंड वाले दिनों में मातमदारी होगी, सारा कुछ होगा। और पुलिस को आप यकीन करें कि जिस तरह स्वीटी साहब ने बताया कि दफातर से भी नफरी निकाल के हम लोग ले देते हैं। जो लोग सारा साल दफ्तर में काम करते हैं उनको भी करनी पड़ती है ड्यूटी, बल्कि पूरा साल जो कोई भी ड्यूटी नहीं करते इस दिनों में वो भी करनी पड़ती है। अच्छा, पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने अपना सारा सिस्टम तय कर लिया, अपनी तमाम रिसोर्सेज लगा दिए, गाड़ियां भी लगा दी, सारा कुछ हो गया, प्लान बन गए और छुट्टियां कैंसिल हो गई। अब इंतहाई इमरजेंसी के अलावा कोई छुट्टी नहीं मिल सकती किसी को, छोटी मोटी बीमारी में भी छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें शहरियों का ताउन जब तक नहीं होगा, हमारी जो अमन कमेटियां है ना, उलमा कराम है, उनका किरदार हमेशा ही बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने हमेशा ही पॉजिटिव बात की है। हमारे फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहीं एक भी ऐसा हुआ, एक भी ऐसी कॉल नहीं आती फैसलाबाद में इन मुहर्रम के दिनों में कहीं खुदा न वास्ता को मजहबी इशू बना हो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। सारा साल में शायद इस तरह की कॉलें आती रहती हों, को मसाइल बनते हों, मुहर्रम में खासतौर पर नहीं बनेगा। इतने हमारे उलमा कराम कोऑपरेटिव में पुलिस के साथ मुकम्मल लूप में है, लेकिन जब तक शहरी इस पर ताबू नहीं करेंगे तो इनके तमाम इंतजाम का कोई फायदा ही नहीं है। और अब खास तौर पर इस बार एक बाकायदा ऐप बनाई गई है और आजकल में वो लॉन्च हो जाएगी, हुकूमत के अंडर पे खुद होगी, जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है सोशल मीडिया की। ठीक है, ये सीएम ने उसका अनाउंस किया है 3-4 दिन पहले। सोशल, क्योंकि आपको पता है कि फेस टू फेस को बात करे ना करे, सोशल मीडिया पे फेक आईडीज बना के कुछ एजेंसीज भी दूसरे मुल्कों की हमारे मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए पाकिस्तान की आईडी फेक बना के उससे इस तरह की हरकतें करती हैं। वो तमाम पे आगे बैरियर भी लगाया जाएगा, ब्लॉक भी की जाएगी और मॉनिटर भी की जाएगी। इंतजाम इस दफ़ा मैं समझता हूँ पिछले साल के निस्बत बहुत अच्छे हो रहे हैं, जो बहुत इफेक्टिव होंगे। लेकिन हमारे शहरियों को ये ताउन करना पड़ेगा कि अगर आपकी किसी के साथ कोई जितनी मर्जी गहरी रंजिश है, लेकिन खुदारा इन 10 दिनों में आप उसको मजहबी इशू ना बनाएं। बिल्कुल। अगर आपकी शख्सी भी कोई रंजिश है तो उसको भी पोस्टपोन कर दें 10 दिन, उसके बाद आप लड़ते रहे, ऐसा कुछ करते रहें। बिल्कुल इसी तरह से ताउन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बार बार ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद आपके छोटे से ताउन जो है वो हेल्प आउट कर सके, क्योंकि हम सोसाइटी के हवाले से बात करते हैं, एक पॉजिटिव प्रोग्रेस के हवाले से बात करते हैं, पॉजिटिव अप्रोच के हवाले से बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पर शहरियों का किरदार होता है, एक रिस्पॉन्सिबल रोल। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा ताउन करेंगे हमारे सिक्योरिटी इदारों के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ, ट्रैफिक वार्डन के साथ, क्योंकि ये लोग शहर में मौजूद हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए, ताकि जो जुलूस हैं वो एक अमन और एहतराम के साथ जो हैं वो कंप्लीट हो, मुकम्मल हो। तो वहाँ पर एक ही बात बार बार की जा रही है कि शहरी जो हैं वो ताउन करें। यहाँ पर फरहान साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इसके अलावा और कौन कौन से मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं? मैडम, ये मेन तो ये ट्रैफिक के वाले से यही है कि उनको देखें, मुहर्रम में जिस तरह अभी तैयब साहब जिक्र कर रहे थे, ये वो उन पाक हस्तियों की अकीदत में सारे ही अफसोस का और अपने दुख का इजहार करते हैं। उसमें तरीका अलग है, मतलब कुछ जुलूस में आके करते हैं, कुछ घर में ख़त्म दिलाते हैं, तो वो सबका मतलब सोमवार एक 10 दिन के लिए रहते हैं।
तो उसमें शहरी तावन भी करते हैं कि एक तो चलें जुलूस चल रहे होते हैं ना, बाकी जो डिवर्शन प्लान है उन्हें भी जब समझा दिया जाता है तो वो तावन करते हैं, बात को समझते हैं। तो मैं इस मौके पे शहरियों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि देखें हज़ारों का मजमा एक जुलूस में इकट्ठा होता है और तमाम सिक्योरिटी भी वहाँ पे लगी होती है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, रेस्क्यू 1112, ट्रैफिक पुलिस, PHP, PC, ज़िली इंतज़ामिया, सारे वहाँ पे होते हैं। तो उनकी इतनी बड़ी गैदरिंग की जो है ना सिक्योरिटी सबसे मुकद्दम होती है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी अगर तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े कि 2 किलोमीटर ऊपर से हमें जाना पड़े, या वहाँ पे अगर थोड़ा सा रश है तो उसको मैनेज करने के लिए 2 मिनट हमें ज़्यादा रुकना पड़े, तो उसमें ट्रैफिक स्टाफ से तावन करें। वो आपकी गाइडलाइन के लिए, आपकी मदद के लिए मौजूद है। वो जिस तरह गाइड करते हैं उसके मुताबिक चलेंगे तो हम ज़्यादा आसानी से घर पहुँच सकते हैं। और जिस तरह अभी तैयब साहब बता रहे थे, इस दफ़ा तो मुहर्रम पे पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मैडम CM ने पिछले दिनों मीटिंग की, उसमें उन्होंने खुद सारे इंतजाम का जायज़ा लिया है और सबको हदायत दी हैं। फिर उसके बाद फैसलाबाद के हवाले से यहाँ पे होम सेक्रेटरी साहब, एडिशनल IG पंजाब, वो खुद उन्होंने विज़िट किया। वो वहाँ पे मरकज़ी इमाम बारगाह पे भी आए, रूट का भी विज़िट किया। फिर उन्होंने सारे प्रोग्राम्स की ब्रीफिंग भी ली। फिर हमारे RPO साहब, कमिश्नर साहिबा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाके तो वहाँ पे देख रहे हैं। फिर CPO साहब ने लातादाद मीटिंगें की हैं और उसमें जो सबका इशू थे, जिसमें पहले छोटा से छोटा भी कोई इशू रहे उसको रिजॉल्व करने के लिए स्पेशल टास्क टीम बनाई, उसमें अमन कमेटी को इन्वॉल्व किया। फिर SP साहबान, SHO साहबान, DSP साहबान को हदायत दी कि आपने एक एक पॉइंट को जाके एड्रेस करना है। और उनका अल्हम्दुलिल्लाह जितने इश्यूज थे पहले फैसलाबाद में हिस्ट्री में, जो 10 साल पहले भी कभी हुआ है या 15 साल पहले भी छोटे से छोटा, उसको एड्रेस करके तहरीरी शक्ल में उसको सॉल्व किया गया है। और सिक्योरिटी प्लान हर डिपार्टमेंट ने अपना अपना अलग मरतब किया है। जिस तरह हमने ट्रैफिक पुलिस का किया है, डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, तो इंशाल्लाह सब की कोऑर्डिनेशन से सेफ सिटी में कंट्रोल रूम बनेगा। ज़िली इंतजामिया लाइटिंग का, कनातों का, वापता वाले तारों का, ठीक है, मतलब सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह पहले की निस्बत बहुत अच्छे इंतजाम होंगे। बिल्कुल, इंतजाम जिस तरह से आपने कोऑर्डिनेशन बताई है तो यकीनन ये इंतजाम जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे ताकि शहरी जो हैं वो अच्छे से या इस चीज़ को हम अच्छे से टेक ओवर कर सकें, लुक आफ्टर कर सकें। यहाँ पर मकबूल साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, हमने मालती के हवाले से बात की थी कि फैसलाबाद में बहुत अच्छे इंतजाम रहे हैं और इस दफ़ा भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा पुरज़्म है, ट्रैफिक पुलिस है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरज़्म दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा हम मुआवजा करें या कंपैरिजन करें, आपको लगता है कि हमें जो चीज़ें लास्ट टाइम की थी इसे इस तरह से हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा जो इश्यूज आप देखें जिनका वाजिब क्या है, सोशल मीडिया पे ये जो कुछ अब उनको नादान लोग कह लें आप, यही मैं कहूँगा बेवकूफ़ लोग जिनको सेंसिटिविटी का पता नहीं होता, वो कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं जिसकी वजह से मामला ख़राब होते हैं। अदरवाइज हमारे उलमा कराम ने, हमारे सीजन्ड जो लोग हैं, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं शहर के, कोई भी कम्युनिटी है, उनमें आपस में ऐसा कुछ नहीं है। हर एक के मजहबी अकायद का एहतराम किया जाता है। फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पुरसकून सिचुएशन है। पिछले साल सोशल मीडिया की उतनी मॉनिटरिंग नहीं थी जो इस बार की जा रही है। एक तो आपको पता है PIC एक्ट आ गया है, तो ब्लॉकेज सिस्टम भी आ गया है। अब बैरियर से होके ही कोई चीज़ आगे जाएगी सोशल मीडिया पे, उसको मजीद स्ट्रिक्ट किया है और स्पेशल से भी कुछ एप्लीकेशन। इस तरह फर्दर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी सुनूंगी, जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें थोड़े से रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। मुहर्रम हराम के हवाले से अकीदत व एहतराम का महीना भी है, लेकिन साथ ही साथ ताउन और नज़्म व ज़ब्त के लिए भी हमें इक़दाम करने हैं बीइंग अ सिटीज़न। इस पर हम फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है मुहर्रम हराम के सिक्योरिटी के हवाले से, किस तरह से प्लान मुरतब कराया गया है। शहरियों के ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर बात करने के लिए CTO फरहान असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तैयब मकबूल साहब क्राइम रिपोर्टर वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जिस तरह से बात की कि कौन सी चीज़ें थी जहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश हो सकती थी। बेहतरी के इंतजाम तो हमने माजी से देखे हैं कि वो होते हुए आ रहे हैं। इस साल भी जो है वो इदारे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल आवाम के हवाले से बात हो रही थी। तो फरहान साहब मैं आपसे, CTO साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आवाम को कोई जुलूस में एक मशकूक चीज़ नज़र आ जाती है या ऐसा पर्सन नज़र आ जाता है, तो वो किस तरह से इतला दें ताकि सिचुएशन जो है वो पैनिक भी क्रिएट ना करे और मसला भी हल होता हुआ दिखाई दे। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब भी कोई खुदा न खास्ता ऐसा इशू होता है तो सिचुएशन या सोसाइटी में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो इस मसले को किस तरह से हल किया जा सकता है?
जी मैडम, ये आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें हाईलाइट किया है। देखिए कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, कोई मशकूक फर्द महल्ले में आके शिफ्ट हो सकता है, कोई 2-3 दिन पहले कोई मशकूक मेहमान आ सकता है, उस जुलूस के इवेंट के दिन कोई मशकूक गाड़ी या बाइक आ सकती है। तो शहरियों को देखें, फोर्सेस के तो वो लिमिटेड से लोग होते हैं, वो भी एक मखसूस पॉइंट पे स्टक होते हैं। तो शहरी किसी भी इस किस्म की एक्टिविटी को देखते हैं तो वो 15 पे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके करीबी पुलिस स्टेशन है या नज़दीक स्टाफ पे, मैं यानी शहरियों से यही इसमें अपील करूंगा कि ये सरकारी अदारों को और ऑफिशियल जिम्मेदार लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म करें, बजाय कि खुद एक मल्लेदारों को इकट्ठे कर लेना या पैनिक क्रिएट कर लेना। उससे इशू भी हो सकता है और उसकी हैंडलिंग में भी गलती हो सकती है। तो उस हवाले से वैसे तो ये पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सीटीडी, सर्च ऑपरेशन हर जगह पे हो रहे हैं। फिर ये सिविल डिफेंस का भी स्टाफ होता है, इवन कि अगर कोई बैग मशकूक पड़ा है तो उसको भी एक एसओपी होती है कि उसके तहत एक मखसूस लिबास पहन के मखसूस इक्विपमेंट के जरिए उसको चेक किया जाता है। तो शहरियों से मैं यही अपील करूंगा कि अगर कोई लवारस या मशकूक चीज़ पड़ी हुई है तो उसे भी खुद टच ना करें। और एक जिम्मेदार शहरी होते हुए सिर्फ आप सरकारी अदारों को इन्फॉर्म करें, ताकि जो ट्रेंड और इक्विप्ड लोग हैं और समझते हैं कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। जैसे अब बैग पड़ा है तो अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो पुलिस का भी कोई एसएचओ अगर मौके पे आ जाते हैं तो वो खुद उसको टच नहीं करेंगे कि उसमें कोई मशकूक चीज़ क्या है। तो उसके लिए सिविल डिफेंस या बम डिस्पोजल टीम आएगी, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, एरिया को कार्डन करके तो एक मखसूस सेफ लिबास पहन के फिर डिटेक्टर के जरिए जाके चेक किया जाएगा। तो बजाय इसके कि एक पैनिक क्रिएट करें और लोगों को इकट्ठा कर लें और एक अपने लिए नुकसान का बायस बन जाए, तो आप सिर्फ सरकारी अदारों को इतला करें। वो हर चीज़ की एक एसओपी तय है, उसमें मॉक एक्सरसाइज भी की गई हैं, रिहर्सल भी की गई हैं, सर्च ऑपरेशन हुए हैं और ज्वाइंट मीटिंग्स भी मारी हुई हैं। तो हम सब अदारों को पता है कि हमने क्या क्या अपना काम करना है। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पे पहुंचना है, उसने एरिया को कार्डन कर देना है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस आएगी, उसने एरिया को सेफ करके फिर बम डिस्पोजल को इतला देनी है। बम डिस्पोजल की वाले आएंगे, वो आके मशकूक बैग या कोई चीज़ चेक कर लेंगे। इसी तरह किसी पर्सन को चेक करना है अगर, तो बजाय कि वो शहरी खुद जाके उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करें, तो वो हो सकता है वहाँ पे उनका लड़ाई झगड़ा हो जाए या उनके ज़हन में जो शक था वो ठीक ना निकले, और या अगर शक ठीक भी है तो वो उनको टच करने की वजह से वो मशकूक जो हमारा सस्पेक्ट है वो वैसे ही गायब हो जाए, वो एस्केप कर दे। तो उससे बेहतर है कि आप अदारों को इतला करें। उसमें 1787 जो आईजी साहब की हेल्पलाइन है, उसमें तो शनाख्त जाहिर किए बगैर भी कंप्लेंट की जा सकती है कि अगर आप समझते हैं कि मेरी शनाख्त सामने ना आए, मुझे कल को अदालत में गवाही के लिए ना जाना पड़े, या मुझे जिसकी मैं शिकायत कर रहा हूँ वो ना कल को तंग करें, तो आप अपनी हिडन आइडेंटिटी रखते हुए 1787 पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। फिर थानों के एसएचओ हैं, उनके नंबर सबके, अब तो अब अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आपको किसी का भी नंबर मिल जाता है, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। मतलब बहुत से चैनल्स हैं जिससे इतला दी जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह से है कि पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी हो। मैं समझती हूँ कि जब इंसान पैनिक होता है तो सिचुएशन उस तरह से हैंडल नहीं कर सकता। लीगल एसओपीज मौजूद हैं, पुलिस को इतला करें अगर आसपास आपको कोई भी चीज़ मशकूक दिखाई दे रही है, कोई भी चीज़ लावारिस दिखाई दे रही है, तो ऐसे में जो इदारे हैं वो आपके साथ कॉपरेशन के लिए भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मकबूल साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि ये मुहर्रमुल हराम के हवाले से नहीं, एक जर्नल बात मैं कर रही हूँ कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ आवाम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है किसी भी सिचुएशन को लेकर, तो ऐसे में मामला जो हैंडल सही तरीके से भी होने होते हैं उस तरह से भी नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर भी विटनेस किया होगा और आपने तब ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि इस सिचुएशन को इस तरह से हम टैकल कर सकते हैं। इस हवाले से आप कोई बात जो आवाम से करना चाहें? मैं एक ही बात करना चाहूँगा कि ये तो रेयर सिचुएशन होती है ना, जो पैनिक सिचुएशन है। अवाम को, हमें सबको ये तो पता है ना कि ट्रैफिक सिग्नल बंद है, यहाँ पे खड़ा होना है, ये रोड बंद है, यहाँ पे हमने नहीं जाना, हमने हेलमेट का इस्तेमाल करना है। हर वायलेशन हम करना अपना फर्ज समझते हैं। पैनिक सिचुएशन में तो पैनिक होंगे ही जब हम आम रूटीन लाइफ में भी रूल्स को फॉलो नहीं करते, हमारी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, हम इसको खुद पे इम्पोज करते ही नहीं है कि हम वायलेशन नहीं करेंगे। जो एसओपी किसी भी रोड की भी एसओपी है, आपके ड्राइविंग की भी एसओपी है, आपके घर में रहने की भी एसओपी है, जब उनको फॉलो नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन रियल होती है। उसमें आप कैसे इनको ट्रेन कर सकते हैं जब शुरू से किसी बात में हम लोग ट्रेन है ही नहीं। बहुत सारे मामलों में हमने देखा है
एनकाउंटर, जब मुस्तफाबाद में एनकाउंटर हुआ लास्ट ईयर की बात है, थाना सरगोदा रोड का इलाका ये मुस्तफाबाद, वहाँ एनकाउंटर हुआ, डाकू छतों पे भाग गए, पुलिस एक और छत पे चढ़ी, सामने वाले पे डॉल्फिन भी आ गई, क्रॉस फायरिंग। आप यकीन करें कि उसकी सराउंडिंग में जो छतें थी वो शहरियों के देखने वालों से भरी हुई थी, मुकाबला हो रहा है। पुलिस एक लाउड स्पीकर पे ऐलान कर रही है खुदा का वास्ता आप नीचे उतर जाएं। पुलिस डरती फायर नहीं कर रही थी कि खुदा ने के वास्ते गोली लग गई, किसी ने नहीं कहना ये डाकू गोली से मरा है, इन्होंने यही कहना कि पुलिस की गोली से मरा ये बंदा या वो जख्मी हुआ है इसका। तो ये चीजें कॉमन सेंस की हैं कि क्रॉस फायरिंग छतों पे हो रही है, गोली दूर तक जा रही है, नीचे फायरिंग होगी गोली दीवार में लगेगी, ऊपर तो दूर तक जाएगी वो हवा में, किसी को भी खुदा ना खास्ता वो नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन लोग वो देख रहे हैं। इसी तरह जब नीचे भी पुलिस खड़ी है, पुलिस उनको मना कर रही है कि हो सकता है डाकू ऊपर से नीचे छलांग लगाएं, हम यहाँ को कैप्चर करेंगे, लोगों ने गली नहीं छोड़ी। वो फिर डरते डरते ऊपर फायरिंग हुई, खैर वो डाकू दोनों मारे गए, एक पकड़ा गया जख्मी हालत में। तो ये सिचुएशन ट्रेन होने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस नजर आ रहा है कि भाई ये चीजों में हमने क्या रिएक्ट करना है। तो ये आप जितना मर्जी सिखा लें, आप यूनिवर्सिटीज में सिखा लें, जब तक आपको घरों से बचपन में ट्रेनिंग की दी जाएगी, आप लोग ट्रेन हो नहीं सकते, हम लोग ट्रेन नहीं हो सकते। लेकिन मैं कहता हूँ उसके साथ वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है, चीजों को देख के ऑब्जर्व करता है कि यार यहाँ पे ये काम गलत हो रहा है, ये इसको मैंने नहीं करना, ये कुछ भी हम नहीं करते। हम अब खुद को ग्रूम करने की कोशिश नहीं करते, खुद अपनी तरबियत हम नहीं करते। तो इसीलिए मैं आपके प्रोग्राम में अभी पहले भी कहा कि खुदारा कि आप ये 10 दिन में अब बिल्कुल कट ऑफ हो जाए हर किस्म के ऐसे मामला से जहाँ पे तजाद आ रहा हो, जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े का मामला हो, 10 दिन आप कम से कम छोड़ दें, उसके बाद आप रूटीन लाइफ में जिएं। तो ये पब्लिक के लिए ये आपके प्रोग्राम के जरिए यही मैसेज है कि भाई अच्छा एक और बड़ा अजीब काम होता है, आजादारी हो रही है, लोग देखने चले जाते हैं, या तो आप करने जाएं या आप नहीं करने जाएं, बिल्कुल सिर्फ देखने। हो सकता है उसको मान भी ना रहे हो, उसको डिसलाइक कर रहे हो खुदा ना खास्ता, लेकिन जाएंगे, उससे भी बड़ा मसला बना। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आप बिल्कुल वहां पे जाएं, आप वहां पे मातम करें, आजादारी करें, लेकिन बिला वजह का रश करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपके जरा से वहां पे 2 घंटे खड़े होने से सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, अल्लाह माफ करे, वो खुदा ना खास्ता बड़ा गुस्सा हो सकता है। इसी तरह इसी अंदर को मशकूक शख्स जाके दाखिल हो सकता है। देखिए जब रेला आएगा, बड़े तादाद में लोग जाएंगे, भागतू गेट में से गुजरेंगे, उस वक्त इतना रेला हो सकता है जो सिक्योरिटी वाला कांस्टेबल या सिविल डिफेंस वाला खड़ा है उसको भी सुनाई ना दे उस रश में, उस शोर में। इसलिए हमें भी एहतियात करनी चाहिए। अगर वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमें सिक्योरिटी लेने के लिए उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। हम फैसिलिटेट उनको सिर्फ इसी तरह कर सकते हैं कि जो रूल्स, जो एसओपीज हैं उनको फॉलो करें। बिल्कुल इसी तरह से रूल्स एंड एसओपीज को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुहर्रम के दौरान जो जुलूस निकाले जाते हैं उसका एक प्लान होता है, पुलिस जो है वो भी तमाम रास्तों में मौजूद होती है, ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक रिस्क फैक्टर मैं ये समझती हूँ जो बीइंग अ सिटीज़न हम वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, वो ये है कि अगर वहाँ पर हमारी मौजूदगी ज़रूरी नहीं है तो वहाँ पर हम नहीं जाएँ, ताकि जुलूस जो हैं वो मुकर्रर वक्त पे और बिल्कुल सेफ्टी भी जो है वो इख्तिताम पजीर हों। तो इस पर एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने के नाते हमें हमारे रोल प्ले करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी वक्त से एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद बात हो रही है मुहर्रम उल हराम के हवाले से। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल रहेगी, शहरियों का ताउन जो है, इस पर भी हम डिस्कशन कर रहे थे। और इसी के साथ साथ फैसलाबाद में जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो मुहर्रम उल हराम के हवाले से एक जामिया प्लान जो है वो रेडी कर चुके हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बेहतर तौर पर की जा रही है। तो सीटीओ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सीटीओ ऑफिस की जानिब से, पुलिस के दीगर डिपार्टमेंट्स की जानिब से किस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग की जा रही है, कोऑर्डिनेशन की जा रही है। जाहिर सी बात है आप सब लोगों ने एक जामिया प्लान बना लिया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन की भी बहुत ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है। तो ये कोऑर्डिनेशन और राब्ता किस तरह से? जी मैडम, ये इसमें जिस तरह इतने ज़्यादा प्रोग्राम हैं, 175 में आपको बता रहा था सिर्फ जुलूस हैं और मजालस भी इतनी ज़्यादा हैं, तो इसमें कोई भी अदारा अकेला इंतजाम नहीं कर सकता सारे, ना इसको कवर कर सकता है। मल्टीपल चीज़ें हैं ना, जैसे हमने ट्रैफिक मैनेज करती हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक सिंगल बंदे को रोकना है कि कोई मुतनाज़ा मवाद के साथ या किसी उसके साथ जुलूस में एंटर ना हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लाइटिंग का अरेंज करना है, वापडा ने बिजली वहाँ पे प्रोवाइड करनी है,
TMA वालों ने सफाई करवानी है ताकि जुलूस में कोई रास्ते में रुकावट ना आए, पैच ना आए किसी किस्म का। 1112 ने जो वहाँ पे आज़ादार जंजीर नहीं करते हैं उनको फर्स्ट एड देनी है। अगर कोई ज़्यादा किसी को इशू हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मतलब सारे जब तक सबकी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी हम कामयाबी से 10 दिन का इनकार नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमारा मकसद है कि अज़ादारों को ऐसा सेफ और सिक्योर माहौल फ्राहम करना जिसमें वो बिल्कुल कंफर्टेबल होकर अपनी इबादत कर सकें। तो उसमें इसीलिए सबके जैसे तैयब साहब बता रहे थे कि आखिरी दिनों में तो आर्मी और रेंजर की भी दस्ते यहाँ पे आ जाते हैं। फिर ये मोबाइल कंपनियां जिस तरह कि वो कोऑपरेट करती हैं, अगर होम डिपार्टमेंट ने पाबंदी लगाई तो वो उस पर भी होगी सारी। फिर इसी तरह शहरी भी तावन करते हैं। फिर अमन कमेटी का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। अमन कमेटी में अब एक गुलदस्ता है जिसमें सारे मकतबा फ़िक्र के तमाम फ़िरकों के उलमाए कराम उसमें शामिल हैं। वो अगर किसी जगह पे इशू पॉइंट आउट होता है तो वो सारे जाके उसको सॉल्व करते हैं। मौलाना ताहिर अशरफी साहब बल्कि लाहौर से तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने आके खुद अमन की अहमियत को उजागर किया और आपस में भाईचारे को फ़रोग़ देने का दर्स दिया। तो इसमें जब ये सब मिलेंगे, कोऑर्डिनेशन होगी, फिर आपस में इतना ज़्यादा रब्ता होगा तो फिर हम एक अच्छा इवेंट को अरेंज कर सकते हैं। जैसे अब हमारे इसके हवाले से कंट्रोल रूम जैसे बनता है। कंट्रोल रूम बनने का भी मकसद यही होता है कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट को कोई कंप्लेंट है या दूसरे डिपार्टमेंट की मदद की ज़रूरत है तो आप उनको इन्फॉर्म करने के लिए सिर्फ कंट्रोल रूम पे इन्फॉर्म कर दें। वहाँ पे हर डिपार्टमेंट का मुतलका एक फोकल पर्सन मौजूद होगा, बजाय कि हम उस टाइम पे ढूंढें कि 1112 के ड्राइवर से रब्ता नहीं हो रहा या ट्रैफिक के शिफ्ट इंचार्ज से नहीं हो रहा या SHO कहीं जुलूस में रश में फंसा हुआ है तो उससे रब्ता नहीं हो रहा। तो हम कंट्रोल पे जस्ट इन्फॉर्म करें और वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स के रैप बैठे होंगे, वो अपने चैनल के ज़रिए या अपने वायरलेस के ज़रिए वो मसला हल करवा देंगे। जैसे वापडा का अगर कोई इशू है तो मेरे लिए बजाय कि मैं STO का नंबर बुलाता रहूँ या एक्सीएम साहब को ट्राई करता रहूँ, वो आसान है कि मैं सिर्फ कंट्रोल पे इन्फॉर्म कर दूँ, वहाँ पे वापडा के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे वो सारा मसला हल करा के तो वापसी बताएंगे। तो ये सबकी कोऑर्डिनेशन के बगैर इसमें वो पॉसिबल नहीं है। जैसे जुलूस चल रहा है तो उसमें अगर कोई पॉइंट ब्रेक होता है, ट्रैफिक आ जाती है, तो वो बाकी चाहे डिपार्टमेंट सारे ठीक काम कर रहे हैं, वो एक डिस्टर्बेंस आ जाएगी। अगर सारा कुछ ठीक चल रहा है, लाइट का जनरेटर का बैकअप नहीं है, लाइट चली जाती है, वो अलग इशू है। और ट्रैक पे अगर कोई आगे मेन होल खुला है उसकी वजह से बाकी चाहे सिक्योरिटी आप जितनी मर्जी अच्छी कर लें, अगर वो इशू आ गया तो वो भी उसमें रुकावट आ सकती है। तो जब तक तमाम डिपार्टमेंट्स की अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी और ऊपर से कमांड की सुपरविजन नहीं होगी तब तक ये इसको हम उस अच्छे तरीके से परफेक्शन के साथ नहीं कर सकते जिसका हम दावा कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से कोऑर्डिनेशन के लिए कंट्रोल रूम जो है कायम कर दिया गया है। कहीं पर भी किसी भी शहरी को छोटी सी भी कंप्लेन है उसे फ़ौरन से देखा भी जाएगा, सुना भी जाएगा और उसके सोल्यूशन भी किया जाएगा। तो एक मकबूल साहब आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन, जाहिर सी बात है ये भी आज़ादारी के लिए जिसे कहते हैं मजलिसों का रुख करते हैं, इसी की तरह हम जुलूस में भी हम देखते हैं। तो इनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं व्हेन इट्स कम टू सिक्योरिटी? महविश देखें, फैसलाबाद पुलिस के पास 500 के करीब लगभग लेडीज पुलिस एहलकार हैं। ठीक है। जो तमाम की तमाम इन दिनों में ड्यूटी करेंगे। ठीक है। जहाँ पे खवातीन की बहुत सारी जहाँ ऐसी जगह है फैसलाबाद में जहाँ पर खवातीन की अलग मजलिस होती है। अब मरकजी इमाम बारगाह में भी टाइम मखसूस है जहाँ पर सिर्फ खवातीन की मजालिस होती हैं। इवन ऐसी मजालिस भी हैं जिनमें सेपरेशन की हुई है, खवातीन भी मौजूद होती हैं ऊपर वाली पोर्शन में या साइड के पोर्शन में, तो मर्द भी मौजूद होते हैं। पुलिस एहलकार जो खासतौर पर फीमेल हैं, जब फीमेल आएगी वो उनका अगर उनके पास पर्स है वो चेक होगा, मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होगी और उसके बाद फिर वो वॉक थ्रू गेट से गुजर के मजलिस में शामिल होंगी। 3 लेयर सिक्योरिटी है। सबसे पहले एंट्रेंस पे आपको पुलिस चेक करेगी। ठीक है। उसके बाद आपको अगले स्टेप पे वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाएगा। तीसरी जगह पर फिर पुलिस एहलकार आपकी खुद पर्सनल हाथों से जामे तलाशी लेगा और जब आपने शामिल हो मजलिस आज़ादारी में जाना है वहां पे उनके वॉलंटियर भी मौजूद हैं, वो भी आपको चेक करेंगे। पुलिस की 3 लेयर सिक्योरिटी के साथ साथ पुलिस ने उनको ट्रेन किया हुआ है। जो वॉलंटियर्स हैं इस इंतजामिया के, इमाम बारगाह इंतजामिया के, उनको भी पुलिस हर साल ट्रेन करती है। इसी तरह आपका सिविल डिफेंस है, शहरी दफा, उनके भी 200-250 के लगभग रजाकार हैं जिनको ट्रेन किया गया है। मेटल डिटेक्टर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉक थ्रू गेट को भी वो यूटिलाइज कर सकते हैं, जामे तलाशी भी ले सकते हैं, वो भी ट्रेन किए गए हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के रवश बड़े ही बेहतरीन इंतजाम हैं हर एंगल से। जिस तरह सीटी साहब ने बताया कि ये एक मल्टीटास्किंग ये 10 दिन होते हैं, हर महकमा अपनी जगह रोल अदा करता है और खास तौर पे सबसे अहम रोल इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का है। आप खुदा न वास्ता किसी और की महकमे की नेग्लिजेंसी की वजह से कोई मिसहैप होता है तो उसकी जिम्मेदार पुलिस को करार दिया जाएगा कि वो नेग्लिजेंसी अपनी जगह, आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी प्लान करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा प्रेशर पुलिस पे होता है। खुदा पुलिस से ताउन करें, साफी इजरात भी ताउन करें, वो भी जबरदस्ती ना करें कि अगर एक आपकी लिमिट है तो उस लिमिट में रहें। बिल्कुल ठीक है। और जिनकी कवरेज नहीं बनती वो उनको जबरदस्ती अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जिनकी कवरेज बनती है उनको फैसिलिटेट किया गया है, उनके मखसूस पॉइंट्स हैं। तो इसी मैं यहाँ पे जो सबसे बड़ा ताउन करते हैं पुलिस के साथ पब्लिक में से, वो उन 8 बाजारों के रहायशी करते हैं। वो अपनी सरगर्मियां बेचारे खत्म कर लेते हैं उन 10 दिनों में पूरे कॉपरेट इसी तरह से। और ये ताउन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बार बार इस बात को इसीलिए कर रहे हैं कि शायद हमारी जो बात है वो किसी के दिल में उतर जाए और वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ताउन करे, ट्रैफिक वार्डन्स के साथ ताउन करे, क्योंकि आपके ताउन के साथ ही हम ये जो 10 दिन हैं इन्हें महफूज भी बना सकते हैं। इनके साथ पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो है वो अमन व अमान भी अपने शहर में कायम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया CTO फरहान असलम साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। क्योंकि शहरियों के हवाले से बार बार हम इसीलिए बात करते हैं कि इनका रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्रेसिव सोसाइटी की जो बार बार हम बात करते हैं, इसमें अगर हमारा ताउन हो जाएगा, यकीनन जो हमारे शहर के सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी बेहतरीन और अच्छे से काम कर सकेंगे। इसी के साथ मैं विशबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।